मैंने पहले भी बहुत सारी ऐसी डिस्टर्बिंग कैंपिंग स्टोरीज सुनाई हैं जो सच में बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली थी, बट उन सभी से ऊपर ये वाली स्टोरी जिसकी डिटेल्स इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग थी कि मुझे उसको कुछ हद तक सेंसर्ड करना पड़ा। इसीलिए इस वीडियो की जो एंडिंग डिटेल्स होने वाली हैं वो सच में बहुत ज्यादा ग्राफिक हैं। आप सभी अपने विवेक से काम लें। बट उससे पहले आप सभी अपना बैग पैक करिएगा, क्योंकि आप सभी को अभी कैंपिंग ट्रिप पर निकलना है मेरे साथ। अपने सामान में खाने वाले टिफिन के अंदर लाइक बटन को भी इंक्लूड करना, क्योंकि रात होते ही हमें इसे दबा दबा कर खाना है। कमेंट्स में पिक में लिख दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक करते हैं। लेट्स डाइव इन। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें अमेरिका के कोलोराडो स्टेट के वेस्टर्न इलाके में जाना पड़ेगा और दिन था 8 फरवरी 1874 यानी कि 8 फरवरी 1874 का, जब 65 साल का इजराइल स्वैन नाम का आदमी अपने और सभी दोस्तों के साथ वहां के पहाड़ी इलाकों में, उस दिन बहुत ज्यादा ठंडी रात, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही थी, तो उस भयंकर ठंडी रात में अपने सभी दोस्तों के साथ बोन फायर करते हुए टाइम पास कर रहे थे। असल में जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे इंक्लूडिंग इजराइल, ये सभी के सभी सोना ढूंढने के लिए यहाँ पर आए थे और पूरा अमेरिका इन्होंने पिछले हफ्तों के अंदर ट्रैवल कर करके, पिछले कुछ महीनों में बल्कि ट्रैवल कर करके क्रॉस किया था और तब जाकर यहाँ पर पहुंचे थे। बट इस पहाड़ पर पहुंचते ही ये लोग फंस चुके थे, क्योंकि भयंकर तूफान एक के बाद एक आए जा रहे थे और जब भी कोई तूफान आता तो वो कम से कम 6 फुट मोटी बर्फ की चादर इन पहाड़ों के ऊपर बिछा कर जा रहा था। अब इनको आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा, इसलिए सभी लोग यहाँ पर अब फंस चुके थे। तभी हंसी मजाक करते करते एल्फ्रेड पैकर, इनका ये एक और दोस्त, वो सभी के बीच में खड़ा हुआ और कहने लगा कि देखो बस अब बहुत हो चुका, मैं यहाँ पर अब 1 मिनट और नहीं रुकने वाला। पिछले इतने लंबे टाइम से हम इस पहाड़ के ऊपर फंसे हुए हैं, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से निकलने का एक छोटा रास्ता पता है और वो हमें यहाँ से सीधा 2 हफ्ते के अंदर इस पूरे पहाड़ को क्रॉस करवा देगा। अब पहले जितना मौसम खराब नहीं है, इसलिए हम सभी को यहाँ से निकलना चाहिए। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर अपने सभी साथियों को बोलने लगा कि देखो हम यहाँ पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पर टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, हमें यहाँ से निकलकर सीधा ब्रैकेनरिज, जो कि इनका मेन डेस्टिनेशन होने वाला था, वहीं पर जाकर इनको सोने की तलाश शुरू करनी थी। सो ये समझाने लगा कि देखो हम यहाँ पर बैठने नहीं आए हैं, हमें ब्रैकेनरिज पर्वत पर किसी भी तरीके से पहुंचना पड़ेगा और वहीं जाकर अब हम आराम करेंगे, हमें यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा, जितनी जल्दी निकलेंगे उतना बढ़िया हमारे लिए होगा। यह बात बोलकर एल्फ्रेड नीचे बैठा और सभी लोग अब सोच में पड़ गए कि आखिर उनको क्या करना चाहिए। और तभी इजराइल, जो कि उसके सामने बैठा हुआ था, वो भी सोच में पड़ गया कि ये जो कह रहा है क्या ये चीज पॉसिबल है भी या नहीं, क्योंकि किसी को भी एल्फ्रेड के ऊपर पूरे तरीके से विश्वास नहीं था। असल में उसको मिर्गी के दौरे वगैरह आते थे और आपको पता है कि जब इतने भयंकर मौसम के अंदर अकेले पर्वतों के ऊपर चढ़ाई करना, ये चीज सबके लिए मुश्किल होने वाली थी। और सभी को यह डर भी था कि अगर बीच रास्ते में एल्फ्रेड को मिर्गी के दौरे आए तो उसको यहाँ से कौन घसीटेगा, उसके लिए कौन वेट करेगा। अगर ये अकेला छूट गया तो ऑब्वियसली तो मर जाएगा, अकेला तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। अगर ये बीच में इसको मिर्गी के दौरे आए तो इसको कौन संभालेगा। इजराइल अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज, बेशक उसको पता था कि एल्फ्रेड जो बोल रहा है वो चीज कुछ हद तक पॉसिबल है और यही चीज उनको आगे करनी भी है। वो सिर्फ मौसम के ठीक होने का वेट कर रहे हैं, आज नहीं तो कल उनको ये चीज करनी पड़ेगी। बट इजराइल सिर्फ ये सोच में था कि क्या सच में उसको एल्फ्रेड के साथ जाना चाहिए। उसको पता है कि एल्फ्रेड कुछ भी बोलता है तो वो कुछ मतलब के साथ बोलेगा, ऐसे तो वो हवा में नहीं बोलेगा। और सभी लोग अब क्योंकि यहाँ बैठ बैठ कर परेशान हो चुके थे तो सभी का मन भी था यहाँ से निकलने का। तभी इजराइल का ध्यान एल्फ्रेड के साइड में बैठे हुए एक और व्यक्ति के ऊपर गया, जो कि बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा, देखने में थोड़ा सा काला। सो वो आदमी खड़ा हुआ और उसकी शक्ल को देखकर इजराइल समझ चुका था कि एल्फ्रेड की बातों से ये आदमी बिल्कुल भी खुश नहीं है। असल में आदमी यहीं का लोकल, इसने बीच में खड़े होकर कहा कि देखो एल्फ्रेड, जो तुम कह रहे हो ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर तुम अपने दोस्तों को लेकर यहाँ से निकले तो तुम सब मारे जाओगे, इसलिए यहाँ से निकलने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। ये बोलकर वो हट्टा कट्टा आदमी नीचे बैठ चुका था। अब इसकी बात सुनते ही जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हुए थे सोना ढूंढने वाले, ये सभी कंफ्यूजन में पड़ गए, क्योंकि जिसने बात कही थी ये कोई आम इंसान नहीं था, इनकी तरह सोना ढूंढने वाला नहीं था, ये यहाँ का लोकल था। इसको अच्छे से पता है यहाँ का मौसम के बारे में, यहाँ के इलाके के बारे में, वो किस तरीके का बेरहम हो सकता है। असल में उस हट्टे कट्टे आदमी का नाम चीफ यूरे, और तकरीबन 1 महीने पहले इस चीफ यूरे ने ही इस पूरे ग्रुप की जान बचाई थी। ये पूरा का पूरा ग्रुप अपना रास्ता भटक चुका था, पूरे तरीके से तूफान के अंदर फंसा हुआ था और तभी चीफ यूरे ने इनको नोटिस किया। वो अपने साथ इनको अपने घर तक लेकर आए और इनको रहने के लिए जगह दी। इनको समझाया कि यहाँ पर ऐसे ऐसे तूफान आते रहते हैं और तुमको इस टाइम पर निकलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और तकरीबन 1 महीने का टाइम बीत चुका था। अब ये लोग अभी तक यहीं पर बैठे हुए थे। चीफ यूरे इनको डेली समझाता कि नहीं, अभी भी मौसम साफ नहीं हुआ है, सो तुम थोड़ा और यहीं पर रुको। और यहीं पर रुक रुक कर ये पूरा का पूरा ग्रुप अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। चीफ यूरे इन सभी लोगों को बहुत पहले से ही समझाता
रहा था कि इस मौसम को तो तुम्हें यहीं पर रहकर बिताना पड़ेगा, जब गर्मियां आएंगी तब तुम यहाँ से निकल जाना, उस टाइम पर बर्फ भी पिघल जाएगी, उस टाइम पर तूफान ना के बराबर ही आते हैं। अब जब ये बातें पहले पहले चीफ फ्यूरी करता था तो इन सभी लोगों को लगता था कि हाँ ये इनको समझा रहा है, इनकी जान बचा रहा है, इनको सेफ रख रहा है, बट ये डेली ये बातें सुनते आ रहे थे चीफ फ्यूरी की कि नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। इस वजह से सभी लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुके थे, क्योंकि ये सभी लोग अपना घर बार छोड़कर सोना ढूंढने के लिए आए थे, यहाँ पर ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं आए, यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए नहीं आए। इन सभी को सोना चाहिए था किसी भी हाल में, और जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचकर इनको सोना ढूंढना भी था। अगर ये नहीं पहुंचेंगे तो और भी लोग थे जो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह से उठ उठकर ब्रैकेनरिज पर जा रहे थे वहां सोना ढूंढने के लिए। सो अगर ये लोग टाइम पर नहीं पहुंचे तो इनको सोना लगभग ना के बराबर ही मिलेगा। इनफैक्ट इजराइल के ऊपर तो सबसे ज्यादा प्रेशर था सोने को ढूंढने का, क्योंकि उसकी उम्र 65 साल की हो चुकी थी। उसका ये लास्ट गोल्ड ट्रिप होने वाला था। उसको पता था कि अगर वो अब की बार घर जाते हुए बहुत सारा सोना अपने साथ नहीं लेकर जा पाया तो उसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, आने वाले टाइम में उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। उसका पूरा परिवार इंतजार कर रहा है कि आते टाइम इजराइल बहुत सारा सोना अपने साथ लेकर आएगा और उसको बेचकर वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेंगे। 8 फरवरी की उस रात को थोड़ी देर और चुप रहने के बाद एल्फ्रेड फाइनली खड़ा हुआ और चीफ फ्यूरी को सामने देखकर बोलने लगा कि बस चीफ, आपने हमें बहुत ज्यादा समझा लिया, आपका शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई, हमें रहने के लिए जगह दी, हमें खाना पानी दिया, बट आप हमारी बात को समझने की कोशिश करेगा। हम यहाँ पर सभी सोना ढूंढने के लिए आए हुए हैं और हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं तो यहाँ से कल सुबह निकल रहा हूँ, अगर और किसी को मेरे साथ आना है तो वो मेरे साथ आ सकता है। ये बात सुनकर सामने बैठा हुआ इजराइल, जिसको वो गोल्ड चाहिए था, जिसको यहाँ से निकलने की जल्दी उसका परिवार वेट कर रहा है कि आते टाइम इजराइल बहुत सारा गोल्ड लेकर आएगा। उसने बहुत सारी हिम्मत जुटाई, वो भी बीच में खड़ा हुआ और कहने लगा चीफ फ्यूरी, मैं एल्फ्रेड को ज्वाइन करूंगा, मैं भी यहाँ उसके साथ निकलूंगा। इसके अलावा 4 और सोने की खोज में आए हुए लोग, ये चारों भी अब खुश हो चुके थे कि हाँ हम भी इन दोनों के साथ जाएंगे। टोटल 6 लोग हाँ कर चुके थे इन पूरे ग्रुप में से कि सुबह सुबह यहाँ से निकलेंगे और गोल्ड की तलाश में आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। जब चीफ फ्यूरी ने देख लिया कि हाँ ये 6 के 6 लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ये यहाँ पर और नहीं रुकने वाले, उसने अब इनको रोकने से मना भी कर दिया और इन 6 के 6 लोगों को अपने पास बुलाया और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने लगा इस पूरे इलाके के बारे में। उसने एक साइड में पड़ी हुई छड़ी उठाई और नीचे धरती के ऊपर ही मैप सा बनाने लग गया कि तुम यहाँ अभी इस जगह पर हो, यहाँ से इस डायरेक्शन में चलोगे तो नीचे नदी आएगी और इस नदी के नीचे रास्ते सहारे चलते चलते आगे सैन हुएन माउंटेन रेंज आएगी। तुम इस सैन हुएन माउंटेन रेंज को चढ़कर पार करने की तो कोशिश बिल्कुल भी मत करना, तुम बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे क्योंकि वहां तूफान बहुत भयंकर है। इस नदी के सहारे ही ये नदी आगे जाकर गोल घूम जाती है। इस नदी के सहारे सहारे ही तुम इस पूरे के पूरे सैन हुएन माउंटेन रेंज को क्रॉस करना। आगे जाकर तुमको वहां एक कैंप सा दिखाई देगा जो कि एक आउटपोस्ट है वहीं के प्रशासन की। तुम वहां पर रुककर वहां से खाने पीने की चीजें भी ले सकते हो, वहां पर आराम कर सकते हो। तुम्हारा ये सारा प्लान होना चाहिए। ये सारी बातें बताकर चीफ फ्यूरी वहां से उठे, अपने घोड़े पर बैठे और वहां से अपने घर के लिए निकल चुके थे। बाकी जितने भी लोग इंक्लूडिंग एल्फ्रेड और इजराइल, ये सभी के सभी अपने कैंप में जा चुके थे रात बिताने के लिए, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग एल्फ्रेड, इजराइल और बाकी 4 लोगों को आगे की तरफ निकलना था। अगली सुबह ये 6 के 6 लोग जल्दी उठकर इन्होंने सारा सामान अपना पैक करना शुरू किया। इनका एक और साथी जो इनका दोस्त था वो यहाँ इनके साथ नहीं जाने वाला था। उसका प्लान फिक्स था कि वो गर्मियों तक यहीं पर रुकेगा और उसके बाद ही अपनी आगे की तैयारी करेगा। उसने उठकर साथ में कहा कि देखो मैं अपने घोड़े पर तुम्हारे साथ आगे चल सकता हूं, जहां तक मेरा घोड़ा जाएगा वहां तक मैं तुम्हारा सामान ड्रॉप कर सकता हूं, उसके बाद तुमको आगे की यात्रा खुद करनी है। इन 6 के 6 लोगों ने उसका थैंक्स किया और सारा सामान अपना उसके घोड़े के ऊपर लादा। ये सातों के सातों लोग इंक्लूडिंग वो घोड़ा, ये सातों यहाँ से निकल चुके थे आगे तक जाने के लिए। फाइनली कुछ किलोमीटर तक नीचे जाने के बाद तो वो घोड़ा आगे जाने के लिए तैयार नहीं था, तो वो 7वां आदमी वो अपने घोड़े से उतरा, इसने सारा सामान अपना उतारा और इन सभी लोगों को हैंड ओवर करके वापस अपने घोड़े पर बैठकर उसको खाना पीना खिला के वापस अपने ऊपर कैंप में आ चुका था। अब बाकी की जर्नी इन 6 के 6 लोगों को आगे की करनी थी। इस पूरे ग्रुप में सबसे आगे इजराइल चल रहा था, बाकी सभी उसके पीछे लोग, और इन सभी का प्लान ये था कि वो ज्यादा से ज्यादा टाइम इस नदी के साथ साथ ही चलेंगे। उनको पता है कि साइड में मौजूद है सैन हुएन माउंटेन रेंज, इसके ऊपर उनको बिल्कुल भी नहीं चढ़ना, रास्ता बिल्कुल भी नहीं भटकना, इनको जस्ट इस नदी के साथ साथ किनारे किनारे होते हुए आगे की तरफ चलना है। इजराइल आगे आगे चलते हुए अपने हाथ में वो लोहे का कॉफी पॉट, उस टाइम पर वो लोहे के कॉफी पॉट बनाए जाते थे जिनमें नीचे कोयले डालकर वो गर्म रहता था पूरा कॉफी पॉट। अब तो वो थर्मस वगैरह आ चुकी है, बट पहले ऐसा कुछ नहीं था। इजराइल अपने हाथ में वो लोहे का कॉफी पॉट पकड़कर आगे की तरफ चल रहा था। उसके नीचे कोयले सी लग रहे थे, वो उसके हाथों को भी गर्म करके रखे हुए था। वो आगे चलते चलते उसने पीछे की तरफ देखा तो
पीछे एल्फर्ड, जो कि बहुत ज़्यादा हाफ रहा था, उसको देख कर ही लग रहा था कि एल्फर्ड को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। सो इजराइल वहीं पर रुका, उसने अपना कॉफ़ी पॉट एल्फर्ड को हैंडल किया कि हाँ ये लो, तुम ले लो, इसकी ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा लग रही है, इसके अंदर थोड़ी सी कॉफ़ी भी है, वो भी तुम पी लेना, और अपने हाथ और अपनी छाती पर लगाकर इसको छाती भी गर्म कर सकते हो। सो एल्फर्ड ने वो कॉफ़ी पॉट पकड़ा, उसके अंदर बची कुची कॉफ़ी पी, और बाद में दोबारा से वो जो कोयले नीचे से लग रहे थे उसको अपनी जैकेट के अंदर डाला, और उस पूरे के पूरे पॉट के साथ अभी 6 के 6 लोग आगे की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में चलते चलते एल्फर्ड अपनी स्टोरीज बता रहा था कि कैसे उसने 2 बार आर्मी को भी ज्वाइन करने की कोशिश करी और वो ज्वाइन भी हो चुका था, बट क्योंकि उसको मिर्गी के दौरे आते थे तो उसको हमेशा ही आर्मी से बाहर निकाल दिया गया, वरना वो आज बहुत पैसे वाला होता। आर्मी में उस टाइम पर अच्छे खासे पैसे वो कमा सकता था कि कोई भी और एक्स्ट्रा काम करके, बट क्योंकि वो नहीं कर पाया, सो आज इसीलिए वो किस तरीके से सोने की खोज में लगा हुआ है, किसी तरीके से अपने परिवार को पालन पोषण करते हुए। पीछे चल रहा इजराइल उसकी सारी बातें सुन रहा था। अब इजराइल 65 साल का, एल्फर्ड वो 30 साल का। एल्फर्ड हमेशा से ही इजराइल को इस पूरे ट्रिप के अंदर एक फादरली फिगर की तरह देखता है, क्योंकि वो उससे दुगने से भी ज्यादा उम्र में बड़ा था इजराइल। सो वो हमेशा से ही इजराइल की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता, वो उसके डायरेक्शन पे ही चलता, बट अब की बार यहाँ से निकलने का प्लान एल्फर्ड का था, इसलिए इजराइल इसको लीड नहीं कर रहा था। अब धीरे धीरे शाम होती आ रही थी। अब पूरे रास्ते पर इन्होंने वो कॉफी पॉट बदल बदल कर 6 के 6 लोगों ने अपने आप को गर्म रखा। अब उसके कोयले भी अब बुझने वाले थे, सो क्योंकि अब दिन भी ढलने वाला था, इन्होंने दोबारा से आग जलाई और उसके अंगारों को वापस से उस कॉफी पॉट में डालकर वहीं पर बैठकर थोड़ा सा आराम किया, क्योंकि अब इनको पता था कि कहीं ना कहीं इनको रात भी बितानी है और ऐसी जगह पर रात बितानी है जहां पर तूफान इनको परेशान ना कर सके अगर वो आ भी जाए तो। जिस टाइम पर ये सभी लोग कॉफी वगैरह पी रहे थे, उस टाइम पर इन 6 के 6 लोगों के माइंड में बस यही था कि वो बाकी के ग्रुप से तो आगे निकल आए हैं, सिर्फ 2 हफ्ते इनको यहाँ से चलना है। 2 हफ्ते बाद वो ब्रैकेन रिज के पास तक पहुंच जाएंगे और वहां जाकर सोने की खुदाई करेंगे। ये सोने से सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते की दूरी पर हैं। बाद में ये बहुत अमीर हो जाएंगे। ये सभी लोग अपने आप को बस कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि किसी तरीके से 2 हफ्ते निकल जाए और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। 2 हफ्तों का टाइम बीत चुका था। अभी तक इन लोगों को चलते चलते उस आउटपोस्ट तक पहुंच जाना था जो प्रशासन ने बनाई थी। वो स्टॉप पॉइंट बनाया था जहां पर प्रशासन खुद बैठा रहता है, वहां का उस पोस्ट तक पहुंच जाना था। बट अभी तक एल्फर्ड, इजराइल और बाकी के वो 4 सोने की खोज में निकले लोग, ये 6 के 6 लोग, इनमें से एक भी व्यक्ति उस आउटपोस्ट तक नहीं पहुंचा, जबकि उनको यहां तक आ जाना चाहिए था। और बाद में यहां पर रुक कर कुछ दिन आराम करके कुछ टाइम बाद इनको ब्रैकेन रिज के लिए ट्रैवल करना था। इसके बाद भी अगले 2 हफ्ते बीत गए, मतलब अब टोटल 1 महीने के आसपास का टाइम बीत चुका था। लेकिन अभी तक ये 6 के 6 लोगों का ग्रुप उस आउटपोस्ट तक नहीं पहुंचा, जिसका मतलब साफ था कि कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। दिक्कत यहाँ ये थी कि जिस टाइम पर ये 6 लोग निकले थे, इस बात में कोई शक नहीं कि उस टाइम पर मौसम के अंदर सुधार आ रहा था, लेकिन इनको निकले 3-4 दिन ही हुए थे और 3-4 दिनों बाद दोबारा से वो भयंकर बर्फ के तूफान ऊपर आसमान में बन चुके थे और बहुत भयंकर बर्फबारी पूरी वैली के अंदर हो चुकी थी, पर्वतों के ऊपर हो चुकी थी। बहुत मोटी मोटी बर्फ की चादरें बिछाई जा चुकी थी प्रकृति द्वारा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, ये 6 लोग यहाँ से निकले थे, या तो ये बात चीफ यूरे को पता थी या फिर उनके बाकी दोस्तों को पता थी जो अभी तक वहीं रुके थे गर्मियों में, जिनका निकलने का प्लान था। नीचे वो जो आउटपोस्ट थी उनमें से किसी को पता ही नहीं था कि यहाँ पर कोई 6 लोग आने वाले हैं या फिर 6 लोग वहां से निकले हुए नीचे की तरफ आने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर कम्युनिकेशन का कोई भी साधन ही नहीं। आज तो मोबाइल वगैरह है, मैसेज वगैरह कहीं भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर चीफ यूरे को भी पता लग जाता कि वो लोग नीचे अभी तक नहीं पहुंचे तो भी वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा भयंकर था। जिसका साफ मतलब ये था कि वो 6 लोग कहीं ना कहीं इस दुनिया के अंदर गुम हो चुके हैं, लेकिन कोई भी नहीं जानता उनके बारे में कि वो गुम हुए हैं। ना ही उनके वो दोस्त, ना ही चीफ यूरे, ना ही नीचे वो आउटपोस्ट वाले लोग। ये जानते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो 6 के 6 लोग खुद जो गुम हुए हैं। 16 अप्रैल 1874 यानी कि 16 अप्रैल 1874 का दिन आ चुका था। रफली 2 महीने से भी ज्यादा का टाइम बीत चुका था इन 6 लोगों को निकले हुए नीचे की तरफ आने के लिए, बट अभी तक ये लोग नहीं पहुंचे। 16 अप्रैल 1874 की दोपहर के टाइम पर नीचे वो आउटपोस्ट जो बनी हुई थी उस वैली के अंदर, उस आउटपोस्ट के अंदर बैठे हुए अधिकारी आराम से अपना काम कर रहे थे। तभी उन्होंने अपने दरवाजे के ऊपर किसी की बहुत जोर से खटखटाहट सुनी, और जैसे उनमें से एक अधिकारी ने उठकर दरवाजा खोला तो उनके सामने एक बहुत ही अजीब सा आदमी, एक बहुत ही डरावना, जिसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बड़ी हुई थी, जिसके बाल बहुत ज्यादा बड़े हुए थे, शरीर के ऊपर जगह जगह हल्के फुल्के चोटों के निशान, और ऐसा लग रहा था जैसे महीनों से इस आदमी को खाना पानी ना मिला हो। वो आदमी इनके दरवाजे के ऊपर खड़ा था, और जैसे इन लोगों ने वो देखा, उसको तुरंत हाथ पकड़कर अंदर की तरफ लिया, अंदर उसको सीट पर बैठाया और नीचे जो आग जला रखी थी, अंगीठी से जल रही थी, वो उसके पास करी और वेट कर रहे थे कि कभी आदमी उनसे कुछ बोले कि आखिर ये कौन है और
यहाँ तक कैसे पहुंचा। इन सभी अधिकारियों ने नोटिस किया कि इस आदमी के एक हाथ के अंदर तो राइफल है और दूसरे हाथ में एक मेटल का कॉफी पॉट है, लोहे का कॉफी पॉट है, और इसको ही साथ लेकर ये आदमी अपने साथ चल रहा था। लेकिन ये नहीं पता कहां से आया है, कौन है, क्या करता है और यहाँ तक कैसे पहुंचा। सामने बैठा हुआ आदमी वो घूर घूर कर अपनी आंखों से इधर उधर देख रहा था। उसकी आंखें झपकाना चाह रहा था लेकिन वो झपक ही नहीं रही थी, क्योंकि उसकी आंखों की पलकें जम चुकी थी। उसकी आंखों के पलकों के ऊपर बहुत सारी बर्फ, उसके पूरे बालों के अंदर बर्फ, उसकी पूरी दाढ़ी के अंदर बर्फ। वो बस अपनी आंख हिला रहा था। सामने बैठे हुए अधिकारियों को ये तो समझ आ चुका था कि इस आदमी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मदद की। तो उन अधिकारियों ने जो अपना दिन का खाना बना रखा था उसमें से थोड़ा सा खाना डालकर उसके सामने रखा और कहा कि लो, इससे चाहो तो तुम खा सकते हो, अपने आप को गर्म कर सकते हो। और वो आदमी सामने बैठा हुआ, उसने बहुत ज़ोर से उस खाने को खाना शुरू किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी को खाना बहुत लंबे टाइम बाद मिला हो। उसने बहुत सारा गर्म पानी भी पिया और उसके बाद फाइनली उसने बोलना शुरू किया और कहा कि मेरा नाम एल्फर्ड है। अपने बारे में इंट्रोडक्शन देते ही एल्फर्ड वहां से खड़ा हुआ, दोबारा से इस आउटपोस्ट के बाहर गया, क्योंकि उसको बहुत जोर से उल्टी आ रही थी। और उल्टी करते ही उसने सामने बैठे हुए अधिकारियों से सॉरी वगैरह फील करी, क्योंकि ऑब्वियसली इसको देखकर किसी का भी मूड ऑफ हो सकता है। कोई किसी की उल्टी क्यों देखेगा। उल्टी वगैरह करके वो वापस अंदर आया और उसको उल्टी इसलिए हुई थी क्योंकि उसको बहुत लंबे टाइम बाद नॉर्मल खाना मिला था। उसका पेट इस नॉर्मल खाने को पहचानना ही भूल चुका था। उसने अंदर आकर अधिकारियों को बताया कि मैं पिछले काफी हफ्तों से इस बीहड़ इलाके के अंदर अकेला घूम रहा हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, जो भी कुछ मिला मैंने वो खाया। हो सकता है इस वजह से मेरे पेट के अंदर फूड पॉइजनिंग हो गई हो या फिर मेरी आंतों के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई हो जिसने इस खाने को एक्सेप्ट नहीं किया, इसलिए मैंने उल्टी कर दी। लेकिन अधिकारी समझ चुके थे कि इस आदमी के साथ कुछ और भी बहुत सारी गड़बड़ है, क्योंकि अगर इसको मदद अभी नहीं मिली तो ये लिटरली इनकी आंखों के सामने दम तोड़ देगा। थोड़ी देर बाद खुद को नॉर्मल करने के लिए एल्फर्ड ने उन अधिकारियों से थोड़ी दारू वगैरह मांगी, क्योंकि दारू से शरीर गर्म रहता है। ठंडी के अंदर, बर्फ के अंदर दारू पी लेनी चाहिए। तो उसने थोड़ी बहुत दारू पी और खुद को नॉर्मल करने के बाद बताना शुरू किया कि जनाब, हम लोग काफ़ी हफ्तों पहले 6 लोग उस जगह से निकले थे जहाँ चीफ फ्यूरी की, उस जगह का नाम बताया उसने, उस जगह से निकले थे यहाँ सैन हुएन माउंटेन को पार करते हुए इसी आउटपोस्ट तक आने के लिए। बट बीच रास्ते में ही भयंकर तूफान आए और उस तूफान की वजह से हमें रास्ता देखने में भी मुश्किल हो रही थी। चलना तो दूर की बात, हमसे चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन तभी हम सभी ने ये प्लान बनाया कि क्यों ना हम सैन हुएन माउंटेन को ऊपर चढ़कर पार कर लें, क्योंकि सामने कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा। बट तभी सभी लोगों को याद आया कि नहीं, चीफ फ्यूरी ने मना किया था कि कुछ भी हो जाए इन सैन हुएन माउंटेन्स को चढ़कर पार करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ऊपर मौसम और ज्यादा खराब होगा। अगर तुमने ये कोशिश करी तो तुम वहीं पर सभी मारे जाओगे। एल्फर्ड ने भी सभी को समझाया कि चीफ फ्यूरी ने मना किया था, इसलिए हम सभी इस माउंटेन्स को ऊपर चढ़कर तो पार नहीं करेंगे, हमें तूफान के शांत होने का वेट करना पड़ेगा और जब वो शांत होगा तभी हम यहाँ से, मौसम साफ होगा तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन उन 5 लोगों ने मना कर दिया एल्फर्ड को कि नहीं, तुम यहीं पर सड़ते रहो, तुम यहीं पर मरो, हमें अपनी जान प्यारी है, हमें यहाँ से किसी भी हाल में इस इलाके से निकलना होगा और हम सभी लोग 5 लोग इस माउंटेन्स को ऊपर चढ़कर पार करेंगे। एल्फर्ड के मना करने के बाद भी वो 5 लोग एल्फर्ड को वहीं अकेला छोड़कर इन पूरे माउंटेन्स के ऊपर चढ़े और वहां से क्रॉस करते हुए उसको पीछे अकेला छोड़ गए। और तभी से एल्फर्ड ये भटकता भटकता किसी तरीके से यहाँ इस आउटपोस्ट तक आकर पहुंचा। एल्फर्ड ने बताया कि जब मैंने मेरे 5 साथियों को ऊपर चढ़ते हुए देखा तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे भी पता था कि मैं यहाँ पर अकेला जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन फिर भी मैंने इधर उधर भटकना शुरू किया, जहाँ पर भी मुझे रात बिताने के लिए जगह मिलती, किसी पेड़ के नीचे, किसी भी पत्थर के नीचे कोई छोटी सी गुफा बना ली बर्फ की, तो मैं उसी के अंदर सो जाता। जो भी कुछ मुझे मिलता मैं वो खा लेता। मुझे ये भी नहीं पता कौन सा पेड़ खाने लायक है, कौन सा नहीं। मैंने पेड़ों की जड़ें खा खा कर काम चलाया। इनफैक्ट एक रात तो मुझे मेरे जूते को काट कर खाना पड़ा, उसके अंदर के चमड़े को काट कर खाना पड़ा, क्योंकि कुछ और था ही नहीं। मेरे पास था तो सिर्फ ये कॉफी पॉट और मेरी राइफल जो कि मुझे सुरक्षा दे रही थी, और कॉफी पॉट जिसके नीचे मैं आग जलाकर कुछ भी इसके अंदर पकाकर खा सकता था। इनफैक्ट मैंने मेरे जूते के चमड़े को काट कर पानी के अंदर उबाल कर उसको नरम करके मैंने वो जूते का चमड़ा ही खाया। अधिकारियों ने जब एल्फर्ड की स्टोरी सुनी तो वो सभी बहुत ज्यादा हैरान थे कि तुमने आखिर 2 महीनों से भी ज्यादा का टाइम सर्वाइव कैसे किया, क्योंकि आते ही अपने सवालों के अंदर एल्फर्ड ने तारीख पूछी थी कि आज तारीख क्या है। सो उसको बाद में पता लगा कि 2 महीने से ज्यादा का टाइम बीत चुका है उसको यहाँ पर रहते हुए। सो अपनी पूरी स्टोरी बताने के बाद, अपने साथ क्या क्या हुआ ये बताने के बाद, एल्फर्ड का दूसरा सवाल ये था कि क्या मेरे अलावा यहाँ कोई मेरा दोस्त आया है। बट सामने बैठे हुए अधिकारियों ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारे अलावा अभी तक तो कोई भी नहीं आया। एल्फर्ड की सारी बातें सुनकर उन अधिकारियों ने इमीडिएटली तो कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन भेजना जरूरी नहीं समझा, क्योंकि सभी मान चुके थे कि 2 महीने से ज्यादा का टाइम बीत चुका है, एक ही आदमी बचा है, बाकी 5 कहाँ ही बचे मिलेंगे। अगर वो बचे होते तो कहीं ना कहीं हेल्प लेते लेते यहाँ तक पहुंच ही जाते। बट यहाँ तक नहीं आए, मतलब वो सभी मर चुके हैं और अभी तक तो बर्फ के अंदर दफन भी हो चुके होंगे, हमें उनकी लाश भी नहीं मिलेगी।
दूसरा यहाँ दिक्कत ये थी कि उनको कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा था कि कहां से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए। सो उन्होंने एल्फर्ड के आगे ही ऑफर रखा कि देखो, अगर हमें रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करना भी पड़ा तो हमें तुम्हारी मदद चाहिएगी, लेकिन हमें पता है कि तुम अभी इस हालत के अंदर नहीं हो कि तुम हमारे साथ हमारी मदद कर सको कि जाकर हम रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें। सो उन्होंने वेट किया, एल्फर्ड को थोड़ा हेल्दी किया, काफी दिनों तक उसको अच्छा खाना पीना खिलाया, वहीं पर दवाई पानी वगैरह दिया। और जब बाद में एल्फर्ड बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था, एल्फर्ड उनके साथ, उस पूरे ग्रुप के साथ, अधिकारियों के साथ उस पॉइंट तक लेकर गया जहां नदी के किनारे खड़े होकर उसने अपने 5 साथियों को ऊपर की तरफ जाते हुए देखा था और एल्फर्ड पीछे अकेला छूट गया था। एक अच्छे खासे पैमाने पर उस टाइम पर वो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन किसी को भी उन 5 आदमियों के बारे में कोई भी खबर नहीं मिली। इनफैक्ट चीफ यूरे से भी इन अधिकारियों ने बात करी, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास वो 5 लोग नहीं आए, हमें नहीं पता उनका क्या है, कहां पर है वो और उनके साथ क्या हुआ है। सो इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को वहीं पर बंद कर दिया गया। सभी लोग अपने अपने ऑफिस में वापस पहुंच चुके थे और एल्फर्ड भी वापस वहां से निकलकर बिना गोल्ड लिए ही अपने घर पर वापस जा चुका था। सर्दियों का टाइम बीत चुका था, अब गर्मियां आ चुकी थी, यानी कि 20 अगस्त 1874 का दिन आ चुका था। 20 अगस्त 1874 की दोपहर के टाइम पर वहीं का एक लोकल आर्टिस्ट जो आर्ट वगैरह बनाया करता था, वहीं का एक लोकल आर्टिस्ट जॉन रैंडोल्फ, वो अपने इस हाइकिंग ट्रिप के ऊपर था। असल में उसको ऊपर जाकर इन पहाड़ों के दूर से स्केच क्रिएट करने थे, क्योंकि इसको इस चीज का बहुत ज्यादा शौक था। सो वो हाइकिंग करते करते ऊपर की तरफ जा रहा था, बट तभी उसको अपने हाइकिंग के रास्ते में बहुत ही गंदी सी स्मेल उसके नाकों को जला रही थी। सो उसको बहुत अजीब भी लगा, क्योंकि पूरे रास्ते के अंदर उसको ऐसी स्मेल नहीं आई। सो उसने स्मेल का पीछा किया कि आखिर स्मेल आ कहां से रही है। वो स्मेल उसको थोड़ी और अंदर तक लेकर गई और तभी उसको सामने एक बहुत छोटा सा कैंप बना हुआ दिखाई दिया और ये कैंप बर्बाद हो चुका था। देखते ही लग रहा था कि कैंप पूरा उजड़ा हुआ है और ये स्मेल इसी के अंदर से आ रही है। सो जॉन रैंडोल्फ अपना पूरा सामान लेकर उस कैंप की तरफ गया और वहां जाकर जो उसने देखा, लिटरली पहले तो उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि वो जो चीज देख रहा है क्या ये सच में पॉसिबल है भी या नहीं, और अगर पॉसिबल है तो वो सच में बहुत बहुत ज्यादा भयंकर है। जी हाँ, जॉन की आंखों के सामने 5 लाशें पड़ी हुई थी और वो भी परफेक्टली अलाइंड, एक लाइन के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई थी। और ये चीज किसी के लिए भी, सच में किसी के लिए भी बहुत बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली हो सकती है। इनफैक्ट जॉन इन 5 लाशों को देखते ही समझ चुका था कि ये 5 के 5 प्राकृतिक कारणों की वजह से तो नहीं मरे। क्यों? सबसे पहले तो 5 को एक बिल्कुल सिमेट्रिकल पैटर्न के अंदर रखा गया था। दूसरा, इन 5 में से एक का सिर ही गायब था, मतलब उसका सिर्फ धड़ था, नीचे का पूरा हिस्सा था, लेकिन उसका सिर गायब था। जबकि बाकी के 4, इन सब की अलग अलग कहानियां थी। जी हाँ, बाकी के 4 लाशों को देखकर कोई भी, एक अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है कि इन 4 के सिर के ऊपर किसी भयंकर भारी चीज से वार किया गया है, बार बार वार किया गया है। तभी उनके सिर की खोपड़ी पूरी तरीके से कुचली जा चुकी थी, वो बिल्कुल लिटरली चूरा हो चुकी थी। अब दिक्कत यहाँ सिर्फ लाशों के अंदर यही नहीं थी कि एक का सिर गायब है और बाकियों के सिर के ऊपर वार किया गया है। दिक्कत यहाँ ये भी थी कि ये 5 की 5 लाशें एक टाइम पर लाश नहीं बनी, मतलब कि ये 5 एक टाइम पर नहीं मरे थे, क्योंकि इन 5 में से 2 तो बिल्कुल कंकाल बन चुके थे, उनके शरीर के ऊपर कोई भी मांस था ही नहीं। बाकी के 3 वो परफेक्टली इंटैक्ट कंडीशन में थे, उनकी हालत बहुत ज्यादा अच्छी। इनफैक्ट इनमें से एक लाश तो ऐसी थी जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे आदमी अभी सोया हुआ है और नींद से अभी उठ जाएगा। सिर्फ उसको लाश इसलिए माना जा रहा था क्योंकि उसके सिर के ऊपर चोट लगी थी और साथ में उसके छाती के ऊपर कट लगे थे। इनफैक्ट छाती के ऊपर कट इन 5 के लगाए गए थे। जो 3 लाशें जो बची हुई थी, जिनके शरीर के ऊपर मांस था, जो भी कंकाल नहीं बनी थी, इन तीनों लाशों के छाती के ऊपर बीच में से बिल्कुल परफेक्टली एक सीधा कट लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नीचे यहां कट लगाकर दरवाजा बना दिया हो और ऐसे उसकी छाती को खोल दिया हो। अब बेशक उस टाइम पर जॉन बहुत ज्यादा डर भी चुका था और उसको वहां पर भयंकर स्मेल भी आ रही थी, तो वो वहां से भाग सकता था। बट जॉन के अंदर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी थी ये जानने के लिए कि इन 5 के साथ क्या हुआ है, सो वो और ज्यादा पास में गया, उनके वो कैंप के अंदर उठाकर सामान को देखने लगा कि आखिर यहाँ पर कुछ पड़ा या नहीं पड़ा, जिससे कुछ पता चल सके कि इन 5 के साथ क्या हुआ है। उसने आसपास की चीजों को देखना शुरू किया और दोबारा से आकर इन 5 लाशों को ऊपर से खड़ा होकर देखने लगा और तब उसने नोटिस किया कि इनके शरीर के ऊपर जो कट लगाए गए हैं वो बहुत ज्यादा सिमेट्रिकल हैं, बहुत ज्यादा परफेक्टली लगाए गए हैं। इनफैक्ट ये कट्स सर्जिकल ब्लेड से लगाए गए हैं और ये काम कोई इंसान ही कर सकता है, और वो भी वो इंसान जिसको परफेक्टली कट इस तरीके से लगाने आते हो। जी हाँ, इन लाशों के ऊपर लगे हुए कट कोई रैंडम नहीं थे कि किसी ने हवा में चाकू घुमाया हो और इनको चोट लग गई हो। साफ देखकर ऐसा लग रहा था कि इन सभी के शरीर को काट कर उसके अंदर से परफेक्टली तरीके से मांस को बाहर निकाला गया है। इसके अलावा इन 5 लाशों के पास ही जलाई हुई लकड़ियों के निशान भी थे। इसके अलावा उन जलाई हुई लकड़ियों से कुछ दूर तक फुटस्टेप्स भी जा रहे थे जो कि गहरे जंगल में उसको लेकर जा रहे थे। सो
इस जॉन ने उन फुटस्टेप्स का पीछा करना शुरू किया और जैसे ही वो उन फुटस्टेप्स का पीछा करते करते आगे की तरफ गया, जंगल के अंदर उसको सामने एक छोटा सा कैबिन बना हुआ दिखाई दिया। अब ऑब्वियसली इस कैबिन को देखते ही जॉन बहुत ज्यादा डर गया, क्योंकि उसके माइंड में ये था कि हो सकता है जिसने भी इन व्यक्तियों को यहाँ पर मारा हो वो व्यक्ति अभी भी उस कैबिन के अंदर हो और वो उसको भी यहाँ पकड़ ना ले और उसका भी यही हाल ना कर दे, कहीं 5 की जगह 6 लाशें ना हो जाएं। सो जॉन ने अपनी राइफल को कंधे से उतार कर आगे की तरफ निकाला, उस कैबिन की तरफ किया और धीरे धीरे उसके पास जाने लगा, क्योंकि उसको लग रहा था कि हो सकता है अंदर कोई हो और वो उसके ऊपर हमला कर दे। धीरे से अपनी राइफल को आगे की तरफ करते हुए उस कैबिन के चारों तरफ घूमने लगा और तब उसको समझ में आया कि ये कैबिन बिल्कुल खाली है, क्योंकि वो छोटा सा कैबिन, उसके अंदर एक छोटी सी खिड़की और उस खिड़की के अंदर सब कुछ दिख रहा था। और उस खिड़की के अंदर झांकने के बाद जॉन समझ चुका था कैबिन बिल्कुल खाली है, डरने की बात नहीं है। लेकिन ये चीज बिल्कुल क्लियरली साफ थी कि जो भी कोई व्यक्ति यहाँ पर रह रहा था ये बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर रह रहा था और वो इसको ऐसे ही लावारिस छोड़कर यहाँ से जा चुका है। इस कैबिन को यहाँ देखते ही जॉन बिल्कुल समझ चुका था कि यहाँ पर क्या हुआ होगा। जी हाँ, जॉन के माइंड में आया कि ये 5 लोग शिकार थे उस आदमी के जो है इस कैबिन के अंदर रह रहा था, और जितने भी टाइम वो इस कैबिन के अंदर रहा वो इन 5 लोगों के शरीर से मांस काट कर साइड में आग जलाकर उस मांस को पकाकर खाकर इस कैबिन के अंदर आकर सोता, और जब उसका मन भर गया सारे काम करते करते तो वो यहाँ से निकल गया। ये सारी स्टोरी उसके माइंड में आई और साथ में एक डर भी आया कि हो सकता है वो आदमी कहीं यहीं आसपास ही हो और वो उसको देख रहा हो और उसके ऊपर हमला कर दे। सो उसने तुरंत अपने बैग के अंदर से अपनी वो स्केच बुक निकाली, अपने रंग निकाले, अपनी कलम निकाली और 5 लाशें वो जिस हालत के अंदर पड़ी हुई थी उन 5 लाशों का वो स्केच बनाया, ताकि नीचे जाकर वो सभी को समझा सके कि एक्चुअल में ऊपर का क्राइम सीन कैसा था। वो अपने स्केच को बनाकर तुरंत वहां से नीचे की तरफ भागा, नीचे सरकारी प्रशासन के पास गया, वहां जाकर सब कुछ बताया, पुलिस वालों को साथ लेकर ऊपर की तरफ आया, वापस दिखाया कि जनाब ये देखिए 5 लाशें यहाँ पर पड़ी है, 5 लाशों को कब्जे में लिया गया और अब पुलिस इस केस की जांच करने वाली थी। जांच के अंदर ही जॉन ने बताया कि जनाब आप जांच करो, इससे पहले मैं आपको बता दूं मुझे लगता है ऐसा कि एक आदमी उस कैबिन के अंदर रहता होगा, उसने इन 5 लोगों को मारा और धीरे धीरे टाइम के साथ काट कर इनके शरीर से वो मांस को पका कर खाने लगा, और जब उसका मन भर गया होगा वो यहाँ से इनको ऐसे ही छोड़ के चला गया। और जॉन अपनी इस बात के लिए बिल्कुल सही भी था। जी हाँ, बाद में पता चला कि एल्फर्ड जो कि उस आउटपोस्ट तक पहुंचा था उन अधिकारियों के पास बिल्कुल बदहवास हालातों के अंदर, जिस टाइम पर एल्फर्ड को 5 लोग छोड़कर उस नदी के किनारे ऊपर की तरफ गए थे उन माउंटेन्स के अंदर, और जैसे ये लोग उस जगह पर पहुंचे जहां पर इन्होंने अपना कैंप लगाया, कोई आदमी था जिसने इन 5 व्यक्तियों के ऊपर पीछे से वार किया, इनकी जान लेकर बाद में इनको पका कर खाने लगा और बाद में उसका मन भर गया, वो यहाँ से चला गया। और ये सारे कांड करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि एल्फर्ड खुद था। जी हाँ, 30 साल का एल्फर्ड जो कि उस बॉन फायर के अंदर बैठे हुए जब इजराइल ने खड़ा होकर कहा था कि मुझे तो यहाँ से निकलना है, मैं यहाँ से जाऊंगा, मुझे यहाँ पर नहीं रहना अब, और उसका सबसे पहले साथ देने वाला 30 साल का एल्फर्ड इतने लंबे टाइम तक इस बेहद ही वीरान बीहड़ इलाके के अंदर जिंदा रहना कोई हलवा नहीं था, क्योंकि उसके पास आग जलाने का साधन था, उसके पास पकाने के लिए वो कॉफी पॉट था। वो इन सभी चीजों के सहारे इतने लंबे टाइम तक इस बेहद ही वीरान इलाके के अंदर जिंदा रहा। अब ये सारा काम एल्फर्ड ने क्यों किया, कैसे किया, कब किया, उस टाइम पर इतनी ज्यादा साइंस मौजूद नहीं थी, फोरेंसिक साइंस वगैरह नहीं थी जो ये सब कुछ पता लगा सके। बट इन्वेस्टिगेशन के अंदर सामने आया कि 4 लोग, ये जो 5 विक्टिम थे एल्फर्ड के, उनमें से 4 लोगों की जान तब ली गई थी जब वो सो रहे थे, और एक की जान तब ली गई जब वो पूरे तरीके से होश में था, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर स्ट्रगल मार्क्स थे। मतलब कि जब एल्फर्ड उसके ऊपर हमला कर रहा होगा, उसकी जान ले रहा होगा, तब वो आदमी उससे लड़ रहा था, और ये आदमी लड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि इजराइल था, 65 साल का इजराइल, जिसको एल्फर्ड अपने पिता के रूप में देखता था। जी हाँ, इजराइल जिसके कहने पर एल्फर्ड तैयार हुआ था यहाँ एक ट्रिप कंटिन्यू करने के लिए, 2 हफ्ते का वो ट्रिप, ताकि वो ब्रेकनरिज माउंटेन तक पहुंच सके, बट बीच में ही उसने सारा कांड बैठा दिया। बट बाकी की जो 4 लाशें थी उसके बारे में उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसने कहा कि हो सकता है कोई और आकर इनका 4 का मर्डर करके गया हो, और इजराइल का भी मर्डर उसने सेल्फ डिफेंस के अंदर किया। इजराइल ने उसके ऊपर हमला किया था और पलटवार में इजराइल की खुद जान चली गई। बेशक उसने 4 लाशों की जिम्मेवारी नहीं ली, लेकिन उसने पूरे तरीके से जिम्मेवारी ली कि हाँ उसने इन 5 का मांस खाया है, और उसी के सहारे उसने 2 महीने से ज्यादा का टाइम उस बेहद ही भयंकर, बेहद बेरहम इलाके के अंदर उसने सरवाइव किया। इनफैक्ट एल्फर्ड ने तो ये तक कह दिया कि मुझे इंसानी मांस इतना ज्यादा पसंद आया कि मेरे सामने एक हिरन था जिसकी मैंने जान भी ली उसकी गोली मारकर, बट वो हिरन ऐसा का ऐसा वहीं बर्फ के अंदर पड़ा रहा, उसकी लाश बिल्कुल भी सड़ी नहीं, लेकिन मैंने उसका मांस नहीं खाया, मैंने इन 5 मेरे साथियों का मांस खाया, क्योंकि मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। और वो हिरन की लाश बाद में पुलिस वालों को मिली भी, जो कि इस कैंप साइट से ज़्यादा दूर थी भी नहीं। कोर्ट में उसको पेश किया गया, केस बहुत ज़्यादा लंबा चला और एंड में आकर एल्फर्ड को 40 सालों की
बिना पैरोल की सजा सुनाई गई और फाइनली 1901 में जब उसकी उम्र तकरीबन 91-92 साल की थी, तब कोर्ट ने उसको रहम करके पैरोल दे भी दी और जैसे वो जेल से बाहर निकला वो पूरी तरीके से वेजिटेरियन बन चुका था। उसको जेल में रहकर अकल लग गई कि वेजिटेरियन रहना ही सबसे बेस्ट है, बट जेल से आने के कुछ सालों बाद उसकी नेचुरल रीजनों की वजह से मौत भी हो चुकी थी। सो आपको ये कैंपिंग स्टोरी कैसी लगी, मुझे अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये चीज़ें किसी के साथ भी हो सकती हैं। हम भी घूमने जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं, वहाँ कैंपिंग वगैरह करते हैं। सो ये चीज़ हम सभी से रिलेटेबल है। आप मुझे अपनी कैंपिंग का कोई अगर किस्सा है तो वो नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, या फिर मेरे इंस्टाग्राम जिसकी आईडी ये है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर आकर मुझे फॉलो करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे अपनी कैंपिंग स्टोरीज बता सकते हैं अगर कुछ बताने लायक हो। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर ही मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है जिसके अंदर मैं बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज डालता हूँ। सो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आमिर मलिक को एंड कमेंट पिक मी टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। Hello everyone, I'm sure you all know me. My name is Sarpe. I make true crime documentaries and welcome back to another case study with me. आज की वीडियो एक पर्टिकुलर चीज़ के आने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा रिकमेंड करी गई थी, एंड क्योंकि इस केस के बारे में बहुत सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा पता है एंड दे वांट टू नो मोर डिटेल्स, इसीलिए मैंने ये वीडियो 2 पार्ट में बांटी हुई है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ शीना बोरा केस एंड सेकंड पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीक आएगा। अ लॉट ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स इन दिस वन, सो आई होप दैट यू गाइस आर रेडी। लेकिन अगर मैं तुम लोगों का आज तक ट्रस्ट गेन करा है तो आई जस्ट आस्क यू फॉर 2 थिंग्स। सबसे पहली चीज़ मैं तुम लोगों से मांगना चाहता हूँ वो ये है कि गो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक प्रॉब्ली डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो इट्स श्रिंखल22। एंड द सेकंड रिक्वेस्ट आई हैव इज जस्ट लिसन टू दिस। ये क्या मर्तबा है, मर्तबा ज़हन में चढ़ा है जो नशा। So yeah, this is my third R&B song जिसका नाम है SNC and please go search it on Spotify में जाके लिखना SNC श्रृंखल and तब जो गाना आएगा go click on it. It helps me out and I am 100% sure that you guys will like this song. मैं इस गाने में इतना confident हूँ कि इस सीरीज के लिए मेरे पास 2 sponsors थे and they were very well paid sponsor, but I dissed them just to promote this song. So go listen to my song SNC. It's out on every single platform and I'm telling you again, you will 100% like it. But promotion aside, let's come back to this case now. August 21st, 2015 की रात खार पुलिस को टिप मिलती है कि एक इंसान है जो अपने पास इलीगल वेपन लिए घूम रहा था। पुलिस ने उस आदमी को ट्रैक करा, वो उस लोकेशन पे पहुंचे और जैसे ही इस आदमी ने पुलिस वालों को देखा वो वहां से भागने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन फिर भी पुलिस वालों ने इस आदमी को पकड़ लिया था। अब तक पुलिस को ऐसा लग रहा था कि ओके हमें टिप मिली है, मे बी ये इलीगल वेपन पोजेशन का केस हो सकता है, लेकिन जब उस आदमी ने अपना मुंह खोला, जब उसने पुलिस से बात करना शुरू करा, तब दे वर शॉक्ड। वो आदमी पुलिस से बस एक ही चीज बार बार कह रहा था कि मेरी मैडम ने उनकी बेटी का खून किया है, मेरा इसमें कुछ हाथ नहीं है। आखिर ये आदमी था कौन और ये किस मैडम की बात कर रहा था? So let's learn a little more about today's case revolving around the disappearance of Sheena Bora. शीना बोरा का जन्म हुआ था on 11th Feb 1987 in गुवाहाटी, जो कि असम में वन ऑफ द हॉटेस्ट बट वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू विजिट। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो फैमिली में एक नया एडिशन तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ घर में एक अलग ही माहौल हो जाता है। अगर आपके घर में कभी कोई बच्चा पैदा हुआ होगा या फिर आपके रिलेटिव्स के घर में कभी कोई बच्चा पैदा हुआ होगा तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड आई नो दिस थिंग, बहुत सारे माँ बाप भी मेरी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स मेरी वीडियोस देखते हैं, तो तुम लोगों को तो पक्का पता ही होगा कि कैसी फीलिंग होती है अंदर से। इट्स जस्ट such a wonderful thing to happen. फैमिली के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश, बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हैं, स्पेशली पेरेंट्स। और माँ बाप जो होते हैं वो अपने बच्चों को देखते ही एकदम प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। वो अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनकी इच्छाएं पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा होता है माँ बाप का प्यार। बट अनफॉर्चुनेटली शीना को अपने माँ बाप का प्यार का भी नहीं मिला। अपने माँ बाप का प्यार क्या, उसे अपने माँ बाप की झलक भी नहीं मिली थी। जब शीना का छोटा भाई मिखाइल पैदा हुआ और 9 सितंबर 1988, तब शीना सिर्फ 1 साल की रही होगी।
तो इस 1 साल की उम्र में ही उसकी माँ उन्हें कुछ महीनों बाद छोड़ के चली गई थी। इतनी छोटी उम्र में ही शीना की मॉम ने उसे अबैंडन कर दिया था और उसकी मॉम के जाने के कुछ महीने बाद ही उसके फादर भी उनको छोड़ के चले गए थे वहाँ से। एंड नाउ शीना और मिखाइल अपने नाना नानी उपेंद्र कुमार बोरा और दुर्गा रानी बोरा के घर पे उनके साथ रहते थे। शीना ने टेक्निकली अपने पेरेंट्स को देखा तो था, वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी उस टाइम पे, बट उसने टेक्निकली अपने पेरेंट्स को देखा था उसने, बट अगेन बिकॉज शी वॉज जस्ट सो यंग सो स्मॉल, उसको कुछ याद ही नहीं होगा कि मेरे पेरेंट्स दिखते कैसे थे, उसके पेरेंट्स दिखते कैसे थे, उनकी हाइट कितनी थी, उनकी आवाज़ कैसी थी, ये सब कुछ मिखाइल और शीना दोनों को ही नहीं पता था। उनके घर में बस जो नाना नानी के घर में बस जो फोटोज़ थी उनको देख के वो दोनों अपने आप को दिलासा देते थे। एंड उनकी मॉम बचपन में कैसी थी वो सिर्फ कहानियों से, नाना नानी की कहानियों से सुनते थे वो लोग। जितना वो अपने पेरेंट्स को मिस करती थी उतना ही ज़्यादा वो अपने पेरेंट्स से नफरत करती थी, क्योंकि उसको ये चीज़ समझ ही नहीं आती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी उसे ये चीज़ समझ नहीं आई कि आखिर कोई कैसे एक छोटे बच्चे को, एक छोटे लड़के को और 1 साल की बच्चे को छोड़ सकता है। अगर उसके पेरेंट्स उसे टाइम पर कांटेक्ट करते भी, उन्हें समझाते, जैसे जैसे वो बड़े होते उन्हें अगर समझाते वो कि ये रीज़न था इसलिए हमने तुम्हें छोड़ दिया, तब भी वो समझ जाती, लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे कभी कांटेक्ट नहीं करा। एंड दैट थिंग मेड हर मोर एंग्री। और जहाँ तक बात रही दोनों भाई बहनों की, शीना और मिखाइल, शीना इस चीज़ से ज़्यादा अफेक्टेड थी कंपेयर टू मिखाइल। अपने पेरेंट्स की एब्सेंस की वजह से शीना वॉज मोर इमोशनली अफेक्टेड बाय इट। जब शीना और मिखाइल थोड़े बड़े हुए, उनके नाना नानी ने सोचा कि वैसे भी हम ही बच्चों का केयर कर रहे हैं और स्कूल में एडमिशन करवाना हो या फ्यूचर में डॉक्यूमेंट्स बनवाने हो, उनमें प्रॉब्लम्स होगी बिकॉज ऑफ पेरेंट्स के सिग्नेचर लगते हैं हर जगह। तो शीना के नाना नानी ने ये सोचा कि हम ही इन दोनों को अडॉप्ट कर लेते हैं, वैसे भी हम उनके पेरेंट्स का ही रोल निभा रहे हैं इनकी लाइफ में। और इतना ही नहीं था, उन्हें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी थी इस समय। उनके जो इंडियन हाउस होल्ड कैसे होते हैं, ठीक है, गुवाहाटी हो कहीं भी हो, उनके जो नेबर्स थे दे वर आस्किंग क्वेश्चंस नाउ कि इतने बुढ़े लोगों के बच्चे कैसे हो सकते हैं, या फिर ये बच्चे आखिर हैं किसके। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, माय लेफ्ट आई इज ट्विचिंग। मुखर्जी जी मेरे पे केस मत करना प्लीज, आई एम ऑलरेडी डीलिंग विद सो मेनी थिंग्स, सो इट वाज बेटर फॉर ऑल ऑफ देम। इसीलिए उनके नाना नानी ने उन्हें अडॉप्ट कर लिया अपने बच्चों जैसे। शीना स्टडीज में बहुत अच्छी थी, अपने भाई मिखाइल के कंपैरिजन में उसे हमेशा 80% के ऊपर ही मार्क्स आते थे। वैसे तो देयर नाना नानी मेड श्योर कि उन दोनों बच्चों को सारी फैसिलिटीज, सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकें जैसा कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। स्कूल तक जैसे तैसे उन्होंने सारे खर्चे संभाल लिए थे दोनों के, लेकिन शीना और मिखाइल अब दोनों बड़े हो गए थे एंड दे वांटेड टू अप्लाई फॉर कॉलेजेस। पर उनके नाना नानी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनकी सबसे पहले तो किसी बाहर सिटी में मूव करने के पैसे दे सकें, ऊपर से कॉलेज की ट्यूशन फीस भर सकें, एंड वो भी 2 बच्चों की। मिखाइल तो फिर भी अपनी स्कूलिंग खत्म करने वाला था, लेकिन शीना ने हार नहीं मानी। शीना न्यू अबाउट देयर फैमिली कंडीशंस, लेकिन वो हमेशा से ही एकदम पर्टिकुलर और एम्बिशियस रही थी। चाहे वो पढ़ाई हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हो या लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो, उसे अपनी डिग्री कंप्लीट करनी थी, MBA करना था और लाइफ में सेटल होना था, ताकि फाइनेंशियली उसे कभी भी स्ट्रगल ना करना पड़े। लेकिन वो सिर्फ एक बच्ची थी, वो हर जगह ट्राई करती रही, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे आखिर वो कॉलेज ज्वाइन कर सकती, कैसे वो अपना ड्रीम कॉलेज ज्वाइन करेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत पैसे तो लगते ही है। इवन इफ़ यू कंसिडर स्पॉन्सरशिप तो नहीं बोल सकते हैं, बट या, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी ये बात कि कैसे वो अपने ड्रीम्स अचीव करेगी। शी ऑलमोस्ट लॉस्ट होप। लेकिन एक दिन इन दिसंबर 2002 जब शीना सिर्फ 16 साल की थी, उसे एक कॉल आया एक लेडी से, जिसने उन्हें बताया कि वो उससे और मिखाइल से मिलना चाहती है, उनसे बात करना चाहती है, और तो और वो उनकी पढ़ाई के लिए उन्हें फाइनेंशियली हेल्प भी करना चाहती थी। उस लेडी ने शीना को बताया कि वो उनसे कोलकाता में मिलेगी एक 5 स्टार होटल में, और उसने शीना और मिखाइल की प्लेन टिकट ऑलरेडी बुक कर दी थी। शीना इस कॉल के बाद 3 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। पहली चीज़ तो ये थी कि अब वो फाइनली कॉलेज आ सकती थी, विच ऑल्सो मेंट कि वो फाइनेंशियली अपने आप को सिक्योर कर सकती थी। दूसरी चीज़ ये थी कि वो पहले कभी प्लेन में नहीं बैठी थी, एंड आई नो दैट फीलिंग। जब पहली बार मैं प्लेन में बैठा था तो मैं बेंगलोर गया था, एंड या सीइंग द बेंगलोर का एयरपोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वॉज वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी, नॉट गोना लाई। पहली बार जब मैं प्लेन में बैठा तो मेरे पेट में दर्द भी हुआ था, एंड लैंडिंग देयर इट वॉज एन अमेजिंग like first time experience, but yeah, I can completely understand शीना को क्या फील हो रहा होगा उस टाइम पे। एंड तीसरी चीज़ ये थी कि जिस लेडी से वो मिलने वाली थी वो शीना के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, सो शी कुड नॉट वेट टू मीट हर। शीना और मिखाइल प्लेन में बैठे कोलकाता के लिए। वो दोनों प्लेन का हर एक कोना देख रहे थे,
प्लेन के विंडोज़ के बाहर सारे बादल, ऊपर से सिटी का व्यू, एवरीथिंग। बिकॉज एज आई सेड, उनका फर्स्ट प्लेन एक्सपीरियंस था ये। एंड कौन एक्साइटेड नहीं होता है ऑन देयर फर्स्ट प्लेन ट्रिप। और कोलकाता में लैंड होते ही उन्हें एक लेडी ने ग्रीट करा, जिसके साथ एक छोटी सी बच्ची भी थी। पर कौन थी ये लेडी जो शीना और मिखाइल की हेल्प करना चाहती थी, उन्हें स्पॉन्सर करना चाहती थी? और तो और वो शीना और मिखाइल से आखिर मिलना क्यों चाहती थी? वेल, इस लेडी का नाम था इंद्रानी मुखर्जी। इंद्रानी मुखर्जी वो INX मीडिया की को-फाउंडर और CEO थी। मीडिया इंडस्ट्री में वो बहुत फेमस थी, बड़े बड़े लोगों में, जैसे कि शाहरुख खान, एकता कपूर, इन सब के साथ उसका उठना बैठना था। इतने सालों बाद वो फाइनली अपने परिवार से मिल रही थी। एंड परिवार मैंने यहाँ पे इसीलिए बोला क्योंकि इंद्रानी मुखर्जी शीना की बड़ी बहन थी। शीना और मिखाइल भी अपनी बड़ी बहन से फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। इंद्रानी अपने साथ एक छोटी बच्ची को भी लेके आई थी, और वो छोटी बच्ची थी इंद्रानी मुखर्जी की बेटी विधि मुखर्जी। नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था कि दे मस्ट हैव फेल्ट ऑकवर्ड, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। शीना एंड मिखाइल दे डिड नॉट माइंड दिस एट ऑल। वो बस इतने सालों बाद फाइनली अपने किसी परिवार के सदस्य से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा खुश थे। वो खुश थे कि वो अपनी बड़ी बहन से वापस मिल चुके हैं। एंड दे वर एक्चुअली हैप्पी कि उन्होंने अपनी बड़ी बहन डिस्कवर भी कर ली थी। ऑल ऑफ देम दे वर एक्साइटेड टू मीट ईच अदर। और एयरपोर्ट से ये लोग फिर एक 5 स्टार होटल में चले गए। वहाँ उन्होंने बहुत सारा खाना खाया, बहुत सारे फोटोज क्लिक किए और ढेर सारी बातें करी। इतने सालों में उन दोनों ने जो कुछ भी अपनी लाइफ में अचीव किया था, इंद्रानी वो सब कुछ जानना चाहती थी। फर्स्ट टाइम मीटिंग से ही शीना और विधि एकदम क्लोज हो गए थे, क्योंकि विधि को शीना बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी। शीना को ये सब कुछ एकदम ड्रीम जैसा लग रहा था। इतने सालों तक अकेले रहना, अकेले नहीं थी वो, बट यू नो व्हाट आई मीन राइट। इतने सालों तक अकेले रहने के बाद उससे फाइनली ये फील हुआ कि मैं किसी के लाइफ में इंपॉर्टेंट हूँ। यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स का प्यार फील ना करने के बाद शी वॉज फाइनली हैप्पी कि शी कुड फील दिस कनेक्शन, शी कुड फील दिस हैप्पीनेस। और इतना ही नहीं, वो अब अपने एजुकेशन के ड्रीम को भी फुलफिल कर सकती थी। अपनी बड़ी बहन से मिलने के बाद शीना को फाइनली ये रियलाइज हो रहा था कि इतनी नफरत, इतना गुस्सा जो उसके अंदर था इतने सालों से, वो सब कुछ धीरे धीरे हर एक मिनट के साथ बस पास हो रहा था और हर एक मिनट के साथ बस डिसअपेयर हो रहा था। वो बस खुश थी कि उसकी बड़ी बहन एटलीस्ट उसकी मदद करने के लिए, उसकी केयर करने के लिए यहाँ पे थी। पर देखते ही देखते शीना और मिखाइल के वापस घर जाने का समय आ गया था। लेकिन एयरपोर्ट जाने से पहले इंद्रानी मुखर्जी ने शीना और मिखाइल से कुछ ऐसा कहा कि उसे रियलाइज़ हो गया था कि हाँ, मैं सच में एक सपना ही देख रही हूँ और जो ये सपने का बबल था वो बर्स्ट होने वाला था। इंद्रानी मुखर्जी ने उन दोनों से कहा कि वो उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है और वो उनका पूरा खर्चा उठाएगी, उन्हें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलाएगी, उन्हें रहने खाने के लिए सारे इंतज़ाम कराएगी। बस उसकी एक कंडीशन है। इंद्रानी की शर्त सुनने के बाद शीना और मिखाइल वर इन शॉक। उन दोनों को ही इंद्रानी की इस कंडीशन के पीछे का लॉजिक समझ ही नहीं आ रहा था। ऑल ऑफ दिस वॉज फीलिंग लाइक अ मूवी प्लॉट टू देम। पर इंद्रानी ने उनसे कहा कि उसके कुछ रीजंस हैं, वो उनकी हेल्प तभी कर पाएगी जब वो दोनों ये कंडीशन मान लेंगे, और एल्स दे विल गेट नथिंग। आफ्टर दिस इंद्रानी और विधि ने, इंद्रानी की बेटी ने, इन दोनों को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करा, उन्हें बाय बोला। और विधि ये चाहती थी कि वो शीना से दोबारा मिले, लेकिन उस एक कंडीशन की वजह से घर लौटते वक्त शीना और मिखाइल ने एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करी। वो बस शांत थे, वो बस उस कंडीशन के बारे में ही सोच रहे थे। कोलकाता में जो कुछ भी हुआ उन्होंने सब कुछ अपने नाना नानी को बताया। शीना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी, उसे इंद्रानी की ये शर्त, ये कंडीशन बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। लेकिन फिर उसके नाना नानी ने उसे समझाया कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सत्य बात ये थी कि उसके नाना नानी के पास पैसे नहीं थे उसके कॉलेज के लिए। उसके कॉलेज के लिए क्या, मिखाइल की पढ़ाई के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे अब। और क्योंकि उनके नाना नानी अब बुढ़े हो रहे थे, बुजुर्ग हो रहे थे, तो अब हॉस्पिटल बिल्स भी ज़्यादा आ रहे थे, विच वॉज मेकिंग देयर फाइनेंशियल कंडीशन मोर शेकी। तो इसीलिए शर्त बिल्कुल भी पसंद ना होते हुए, कंडीशन बिल्कुल भी पसंद ना होते हुए, शीना को ये चीज़ पता थी कि ये उसका एक लास्ट चांस है अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। दिस वॉज हर लास्ट होप। इसीलिए शीना ने बिना ज़्यादा कुछ सोचे हुए इंद्रानी मुखर्जी की ये शर्त, ये कंडीशन मान ली। और 2006 में शीना मुंबई शिफ्ट हो गई, जहां वो इंद्रानी, विधि और इंद्रानी के हस्बैंड पीटर मुखर्जी के साथ उनके ही घर में रहती थी। इंद्रानी ने शीना का एडमिशन सेंट जेवियर कॉलेज में कराया, विच मेड शीना वेरी हैप्पी। रही बात मिखाइल की, तो इंद्रानी ने उसे बेंगलोर भेज दिया था टू कंप्लीट हिज 11th एंड 12th। शीना मुंबई में धीरे धीरे सेटल हो रही थी, और अगर उसे कभी डिफिकल्टीज होती तो शी हैड हर सिस्टर अराउंड, उससे वो हेल्प मांगती। बट अनफॉर्चुनेटली मिखाइल के पास ये प्रिविलेज नहीं थी। मिखाइल बेंगलोर में अपने स्कूल में बिल्कुल अकेला था। वो बेंगलोर जाना ही नहीं चाहता था, बट ही हैड टू,
बिकॉज ही हैड नो अदर ऑप्शन। इतने साल फैमिली के साथ रहने के बाद अचानक से पढ़ाई के लिए उसे दूसरे शहर में जाना पड़ा, विच मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट टू एडजस्ट। मिखाइल को खर्चे के लिए बस कुछ पॉकेट मनी मिलती थी एंड दैट वाज इट। लेकिन जहाँ तक बात रही शीना की, वो एक तरीके से अब इंद्रानी मुखर्जी की फैमिली का पार्ट बन गई थी। इंद्रानी का हस्बैंड पीटर मुखर्जी, ही वॉज अ बिग शॉट इन मीडिया इंडस्ट्री। वो स्टार टीवी का CEO था। अगर आप में से कोई 2000 में टीवी पर इंडियन शोज देखता था, या फिर आपकी मॉम अगर उस ज़माने में टीवी देखती थी, तो आपको पक्का पता होगा कि स्टार 1, स्टार प्लस कितने बड़े और कितने पॉपुलर चैनल थे इंडिया में। इवन स्टार स्पोर्ट्स, जो कि तुम्हारे पापा ने देखा होगा पक्का। बेसिकली जितने भी चैनल्स के नाम में स्टार है, वो सब चैनल्स स्टार टीवी ओन करता है। तो अब तुम लोग ये चीज़ इमेजिन कर सकते हो कि पीटर मुखर्जी का कितना बड़ा स्टेटस था और पीटर मुखर्जी कितना अमीर आदमी था। और इसी स्टेटस की वजह से इंद्रानी और पीटर बहुत सारी बड़ी बड़ी पार्टीज में जाते थे, जहाँ पे शीना इनके साथ कंपनी करती थी उन्हें। शीना और विधि का बहुत ही अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो गया था। विधि को शीना के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। शी फेल्ट एज इफ उसको एक बड़ी बहन मिल गई होगी। कभी कभी इंद्रानी को विधि के साथ हंसते खेलते हुए देख एज अ डॉटर एंड मदर शीना को खुद के लिए बुरा फील होता था कि कैसे उसे कभी एक माँ का प्यार नहीं मिल पाएगा। बट शी वॉज हैप्पी कि एटलीस्ट उसके पास अपनी बड़ी बहन है जो कि उसके बहुत ही ज़्यादा पास है। एवरीथिंग वॉज फाइन इन हर लाइफ। शीना के कह रहा मैं, इंद्रानी के काफ़ी सारे बड़े बड़े दोस्त या फिर पीटर के काफ़ी सारे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज़ के दोस्त थे, वो भी अब शीना को जानने लगे थे। लेकिन इस स्टोरी में ट्विस्ट तब आया जब 2008 में शीना मिली एक राहुल नाम के लड़के से। इन 2008 पीटर मुखर्जी का बेटा राहुल इंग्लैंड से मुंबई आया था ट्रिप के लिए। अब ये जो राहुल है वो पीटर और उसकी फर्स्ट वाइफ शबनम का बेटा था। वैसे तो वो इंग्लैंड में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन वो कुछ महीनों के लिए ट्रिप के लिए मुंबई वापस आया था। एंड दैट इज वेयर ही मेट शीना फॉर द फर्स्ट टाइम। क्योंकि शीना इंद्रानी मुखर्जी के घर में रहती थी, उन्हीं के घर में रहती थी, सो दे स्टार्टेड इंटरैक्टिंग। वो एक दूसरे से बात करने लगे और बहुत ही जल्द वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त बन गए थे। यहाँ तक कि उनकी दोस्ती इतनी अच्छी हो गई थी कि राहुल के इंग्लैंड वापस जाने के बाद भी शीना और राहुल एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में थे। दे यूज्ड टू कॉल ईच अदर, दे यूज्ड टू टेक्स्ट ईच अदर। और फिर कुछ महीनों बाद राहुल ने मुंबई परमानेंटली शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। उसे लगा कि इसके बाद वो शीना के और भी ज़्यादा क्लोज हो पाएगा और भी ज़्यादा उससे मिल पाएगा। लेकिन इंद्रानी और पीटर को राहुल का घर में बैठे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उन्हें लगता था दैट ही वॉज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम टॉकिंग टू शीना। इसीलिए उन्होंने ये डिसाइड करा कि हम राहुल को कहीं और शिफ्ट करा देंगे, इंडिया में ही कहीं और शिफ्ट करा देंगे। लेकिन शिफ्ट होने के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से बात करते रहे। कुछ भी उन्हें रोक नहीं सकता था एक तरीके से एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए। एंड स्लोली वो दोनों एक दूसरे से ज़्यादा मिलने लगे एंड दे स्टार्टेड टू डेट ईच अदर, जिसको लेकर राहुल और शीना तो बहुत ज़्यादा खुश थे। लेकिन जितना ज़्यादा वो लोग खुश थे इस रिलेशनशिप से, उतना ही ज़्यादा इंद्रानी इस रिलेशनशिप से नफरत करती थी। शी डिड नॉट सपोर्ट बोथ ऑफ देम, शी डिड नॉट सपोर्ट दिस रिलेशनशिप। क्योंकि जैसे मैंने कहा, राहुल बस घर में बैठा रहता था और इंद्रानी को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं था, जो चीज़ इंद्रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन आई गेस उन दोनों का प्यार इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उन्हें इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। स्टिल इंद्रानी को ये चीज़ पसंद नहीं थी। जैसे तुम लोगों को पता होगा ना कि हर भाई बहन चाहता है कि मेरा भाई बहन किसी अच्छे आदमी से मिले जो कि वेल सेटल्ड हो, उसकी अच्छी खासी जॉब हो, उसके पास सरकारी जॉब हो, है ना। तो मे बी इंद्रानी भी वही चाहती होगी कि इसके पास सरकारी जॉब हो। सो इंद्रानी डिसाइडेड दिस थिंग कि मे बी मुझे शीना को कुछ टाइम के लिए दिल्ली भेज देना चाहिए। लेकिन दिल्ली जाते ही शीना की तबीयत खराब होने लग गई और तब इंद्रानी को लगा कि इट वुड बी बेस्ट थिंग कि अगर शीना अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ बैंगलोर आ जाए ना। मेरी थ्योरी यहाँ पे ये है, एंड दिस इज जस्ट माई थ्योरी, एक्स बॉयफ्रेंड का उसने इसलिए भेजा ताकि राहुल को गुस्सा हो और राहुल से छोड़ दे। लेकिन दैट डिड नॉट वर्क। बैंगलोर जाने के बाद भी शीना की तबीयत ठीक नहीं हुई। राहुल को जब फाइनली पता चला कि शीना कहाँ है, और स्पेशली जब उसे यह पता चला कि शीना इज़ नॉट वेल, तो वो तुरंत उससे लेने बैंगलोर चला गया और वहाँ से शीना को अपने मॉम के घर देहरादून लेकर आ गया वो। एंड सरप्राइजिंगली देहरादून में बस कुछ टाइम रहने के बाद ही, राहुल के साथ कुछ टाइम रहने के बाद ही शीना की तबीयत अपने आप ही ठीक हो रही थी, वो भी विदाउट एनी मेडिसिन। शीना इससे पहले जो मेडिसिन ले रही थी, जो दवाई ले रही थी, उसने वो लेना भी छोड़ दिया था एंड नाउ शी वॉज कम्प्लीटली फाइन। देहरादून में टाइम स्पेंड करने के बाद और स्पेशली ये देखने के बाद कि राहुल
मेरी कितनी केयर करता है और शीना के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को समझ आ गया था कि दे वर मेंट टू बी विद ईच अदर एंड दे ऑल्सो न्यू दिस थिंग कि वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसी टाइम पर शीना की मुंबई में नौकरी लग गई थी, सो दे बोथ डिसाइडेड टू मूव बैक टू शिफ्ट बैक टू मुंबई और यहाँ वापस आकर ये दोनों लिव इन में रहना शुरू करने लगे, इंद्रानी और पीटर से बहुत ज़्यादा दूर। 2010 में शीना और राहुल अब साथ रहने लगे थे और शीना मुंबई 1 में एज एन एग्जीक्यूटिव का काम करती थी और 2010 राहुल और शीना के रिलेशनशिप के लिए बेस्ट ईयर था क्योंकि वो दोनों साथ रह रहे थे एंड दे बोथ स्टार्टेड टू नो ईच अदर बेटर। वो दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, एक दूसरे के साथ ज़्यादा घूमने जाते और अब उन्होंने ऑलमोस्ट इंद्रानी और पीटर से बात करना छोड़ दिया था। बस अगर कभी कोई पार्टी होती जहाँ मे बी राहुल को जाना पड़ता या शीना को जाना पड़ता तो वहाँ वो लोग पीटर और इंद्रानी से मिलते थे, उसके अलावा वो इतना ज़्यादा बात नहीं करते थे उनसे बिकॉज एवरीथिंग वॉज गोइंग सो गुड। राहुल और शीना ने अक्टूबर 2011 में दिवाली के टाइम पर देहरादून में एंगेजमेंट कर ली थी। राहुल ने शीना से एंगेजमेंट करने के लिए शीना के नाना नानी से परमिशन भी मांगी थी। एवरीवन वाज रियली हैप्पी फॉर देम। उनके दोस्त, शीना के ग्रैंड पेरेंट्स, राहुल की मॉम, जो भी उन्हें जानते थे सब एक्साइटेड थे बिकॉज दे न्यू वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे। राहुल चाहता था कि उनकी खुशी वो अपने पापा के साथ शेयर करे, सो उसने अपने फादर पीटर को नवंबर 2011 में एक ईमेल करा इन्फॉर्मिंग हिम कि अब वो शीना से एंगेज है और बहुत ही जल्दी वो दोनों शादी करने वाले हैं। एंगेजमेंट के बाद वो दोनों देहरादून से वापस मुंबई आ गए थे और अब शीना काम में और भी ज़्यादा फोकस हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी अपने काम में, कभी भी लेट नहीं होती थी, कभी भी अननेसेसरीली छुट्टी नहीं लेती थी वो। और जो लोग भी शीना के साथ मुंबई मेट्रो 1 में काम करते थे उन्हें ये पता था कि शीना की ये वाली क्वालिटीज़ कितनी अच्छी हैं एंड दे यूज्ड टू अप्रिशिएट इट। शीना के जितने भी सपने थे वो सारे के सारे ऑलमोस्ट पूरे ही होने वाले थे, बस उसका एक सपना अधूरा था। शीना को MBA करना था फ्रॉम यूके's ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स यूनिवर्सिटी और उसे वहाँ का एक्सेप्टेंस लेटर भी मिल गया था और 2013 से उसका MBA का कोर्स स्टार्ट होने वाला था। राहुल और शीना दोनों ही इस न्यूज़ से बहुत ज़्यादा खुश थे, बट उन दोनों को ये पता था कि शीना UK जाने का, UK रहने का खर्चा नहीं उठा पाएगी। ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी शीना रियली वांटेड टू गो टू दिस कॉलेज, तो उसे ना चाहते हुए भी वापस इंद्रानी मुखर्जी को कॉन्टैक्ट करना पड़ा बिकॉज इंद्रानी मुखर्जी के पास पैसा था और B इंद्रानी मुखर्जी शीना की बहन थी और सिबलिंग्स तो एक दूसरे की हेल्प करते ही हैं, राइट? I mean, that's what you expect from your family, right? So, अप्रैल 2012 में शीना इंद्रानी से मिली एंड सरप्राइजिंगली इंद्रानी का बिहेवियर शीना के टूवर्ड शीना की तरफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इंद्रानी मुखर्जी बहुत ज़्यादा खुश थी और वो शीना को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर रही थी एंड क्योंकि उनकी मीटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी थी तो उन दोनों ने फिर से मिलने का प्लान बनाया और तब शीना ने ये सोचा कि शायद से इंद्रानी मेरी बहन मेरी ये जो एजुकेशन है उसे स्पॉन्सर कर देगी। अप्रैल 24, 2012 के दिन इंद्रानी ने शीना को बैंड्रा में नेशनल कॉलेज के ऑपोजिट अमरसन स्टोर के बाहर बुलाया। इंद्रानी शीना को एक साड़ी गिफ्ट देना चाहती थी एज एन एंगेजमेंट गिफ्ट। आई गेस इंद्रानी ने शीना और राहुल का रिलेशनशिप अब एक्सेप्ट कर लिया था। शीना ने उस दिन अपने काम से हाफ डे लिया और राहुल उसे पिक करने आया। दे बोथ वेंट होम, फ्रेशन अप हुए और राहुल ने शीना को अमरसन स्टोर के सामने ड्रॉप किया एट अराउंड 6:40 PM, जहां इंद्रानी ऑलरेडी अपने ड्राइवर के साथ शीना का वेट कर रही थी। शीना ने राहुल से कहा बाय, लव यू, सी यू लेटर। ये कह के वो राहुल की गाड़ी से उतर गई और इंद्रानी की गाड़ी में बैठ गई। लेकिन इंद्रानी की गाड़ी में बैठने के बाद भी राहुल उसे टाइम पर टेक्स्ट कर रहा था जस्ट टू मेक श्योर कि शी वॉज नॉट अनकंफर्टेबल देयर। और शीना भी उसे बार बार मैसेज कर रही थी जैसे कि अभी हम यहाँ पहुँच गए, अभी हम ताज होटल पहुँच गए हैं, अब हम किसी रॉयल चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जस्ट टू अपडेट उसकी पोजिशन और कहाँ वो लोग थे उस समय। नाउ इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर हेयर इज़ कि शीना ने राहुल से कहा था कि वो इंद्रानी से मिलने के बाद जल्द ही घर वापस आ जाएगी क्योंकि उसे अगले दिन ऑफिस जाना था। लेकिन जब देर रात तक शीना वापस घर नहीं आई तो राहुल को डर लगने लगा और वो बार बार शीना को कॉल करे जा रहा था, लेकिन शीना दूसरी साइड से उसकी कॉल काट रही थी जिसकी वजह से राहुल और भी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था। सो ही केप्ट ऑन कॉलिंग हर, ही केप्ट ऑन टेक्सटिंग हर, पर फिर सडनली शीना की तरफ से एक रिप्लाई आया राहुल को विच वॉज आई विल बी स्पेंडिंग द नाइट एट इंद्रानीज प्लेस, क्योंकि हम इतने समय बाद मिल रहे हैं और मुझे इंद्रानी की कंपनी अच्छी लग रही है। दिस वॉज ऑड फॉर राहुल क्योंकि 2010 से राहुल और शीना ने ना ही इंद्रानी और ना ही पीटर से कभी बात करी थी और एक दिन पहले ही शीना ने राहुल से कहा था कि इसे इंद्रानी से मिलने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो इसीलिए ये सडन बिहेवियर चेंज देखकर राहुल वॉज कन्फ्यूज्ड, बट
उसने ज़्यादा सोचा नहीं एंड ही जस्ट रिप्लाइड टेक केयर हैव फन। अगले दिन राहुल को लग रहा था कि शीना सुबह जल्दी घर वापस आ जाएगी, जब तक मैं सो रहूँगा तब तक वो मुझे आके उठा देगी, लेकिन शीना दिन तक घर वापस नहीं आई। पहले तो राहुल को लगा कि शायद से शीना डायरेक्टली काम पे चली गई होगी। एज रिमेंबर उसने कहा था कि उसे अगले दिन जल्दी ऑफिस जाना है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने उसके ऑफिस में कॉल करा ये पूछने के लिए। सो दे टोल्ड हिम कि वो तो यहाँ काम पे आए नहीं। सो ही गॉट मोर वरिड। एज आई सेड बिफोर कि शीना एक ऐसी लड़की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा पंक्चुअल थी। वो बिना किसी को बताए कभी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकती थी। सो दोबारा से राहुल स्ट्रेस हो रहा था। वो बार बार शीना को कॉल कर रहा था, बार बार उसे मैसेज कर रहा था, पर उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। पर थोड़ी देर बाद राहुल को शीना के नंबर से एक बहुत ही ज़्यादा वियर्ड टेक्स्ट आया और इस टेक्स्ट में ये लिखा था कि मुझे एक अमीर लड़का मिल गया है, अब मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ, प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना राहुल। राहुल न्यू दैट समथिंग वाज ऑफ। उसे पता था कि शीना ऐसी टाइप की लड़की नहीं है, उसे पैसे वैसे से कोई मतलब नहीं है। एंड ही ऑल्सो न्यू दिस थिंग कि शी लव्स हिम। फिर उसने इंद्रानी मुखर्जी को कॉल करा, हिज स्टेप मदर, क्योंकि उसने लास्ट टाइम शीना को उसके साथ ही देखा था। पर इंद्रानी और पीटर दोनों से कॉल पे बात करना वॉज ऑफ नो यूज टू हिम। कॉल पे बेसिकली उन दोनों ने, पीटर और इंद्रानी मुखर्जी ने, राहुल से ये कहा कि उन्हें नहीं पता शीना कहाँ है। कभी वो बोलते कि उन्हें नहीं पता शीना कहाँ है, कल रात वो चली गई थी वापस, आज सुबह वो चली गई थी वापस। और कभी कभी वो कहते कि शीना अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए यूएसए चली गई है एंड दैट शी इज़ फाइन। दे सेड कि वो यूएसए चली गई है, ना कि यूके। Add to this. All I'm saying to you, as far as all I'm saying to you, as far as you're concerned, what has happened? What? As far as you're concerned, what is it? Tell me again. Just clarify it. No. What are you saying actually? Just say that. As far as I'm concerned, what? Yeah. What has happened? What has happened to Sheena? As far as I'm concerned, what has happened to Sheena is that she has gone of her own accord somewhere, and she doesn't want to be in touch with anybody right now. Right. That is my understanding. Okay. Now, whether you think she's completely out of character or what, I have no way to believe whether it is out of character or not, because I don't know her as such. I don't know what her character is. I do. Her friends do. Yeah, you do. Fine. No, you do. She's out of character from your point of view. Fair enough. You have your understanding of the situation. I'm telling you my understanding. Right? Whatever the situation, whatever the understanding I have. After that, what more can I say to you? I have nothing more to add. My suggestion to you, and it is only a suggestion, advice to you, guidance, right, is to say, listen, if that is what it is, leave her alone. She'll come back when she wants to come back. If she hasn't been in touch with anybody and she's gone off and wants to be in hiding, she wants to go off with somebody. Maybe she's gone off with somebody. Maybe the somebody is an imaginary person. I don't know. Whatever it is, that is her lookout. राहुल ने मिसिंग कंप्लेन भी फाइल की, लेकिन जब पुलिस ने इंद्रानी से शीना के बारे में पूछा तो उनसे भी इंद्रानी ने यही कहा कि शीना एकदम सेफ है और वो यूएसए गई है। एंड जस्ट लाइक दैट, बिना कुछ और इन्वेस्टिगेशन करे पुलिस ने उनकी बात मान ली। पर राहुल को पता था कि सब झूठ है, क्योंकि शीना का पासपोर्ट देहरादून में राहुल के घर पे ही था। एंड विदाउट अ पासपोर्ट शीना कैसे देश से बाहर जा सकती है, कैसे वो ट्रैवल कर सकती है। उसे पता था कि वो इंद्रानी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता है। उसे पहले से ही इंद्रानी पसंद नहीं थी, इसीलिए उसने इंद्रानी से कांटेक्ट तोड़ा था, पीटर से कांटेक्ट तोड़ा था। उसे इस चीज़ का डर था कि इंद्रानी शीना को हार्म कर सकती है, और उसका ये डर सही निकला। ये सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने इंद्रानी पे भरोसा करके शीना को उससे उस दिन मिलने दिया था। लेकिन वो ये बात भूल गया था कि जो इंसान अपनी बेटी को पूरी दुनिया के सामने अपनी बहन बना के इंट्रोड्यूस करा सकती है, उस इंसान पे क्या ही भरोसा करा जा सकता है। यस, आपने एकदम सही सुना। इंद्रानी मुखर्जी शीना और मिखेल की बड़ी बहन नहीं थी, वो उनकी मॉम थी। रिमेंबर कि जब श्रृंखल ने आपको बताया था कि इंद्रानी मुखर्जी ने शीना और मिखेल की एजुकेशन स्पॉन्सर करने के बदले एक शर्त रखी थी। यही थी वो शर्त कि पूरी दुनिया के सामने शीना और मिखेल इंद्रानी मुखर्जी को मॉम नहीं बुलाएंगे, बल्कि बड़ी बहन कहकर इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इतने सालों तक जब भी इंद्रानी मुखर्जी ने शीना और मिखेल को इंट्रोड्यूस करा है अपने भाई बहनों की तरह, वो सब झूठ था। इतने सालों से इंद्रानी ने ये बात सबसे छुपा के रखी हुई थी। ऑल दीज इयर्स शीना देखती थी इंद्रानी को बहुत लाड़ प्यार करते हुए विधि को, जो शीना भी डिजर्व करती थी, पर उसको कभी मिला नहीं। शीना और मिखेल ने मजबूरी के कारण इंद्रानी की ये शर्त एक्सेप्ट करी थी। एंड यस, राहुल को इंद्रानी और शीना दोनों के बीच के
रिलेशन के बारे में पता था, क्योंकि शीना ने एक दिन राहुल के सामने इस बात को कन्फेस भी करा था। शीना ये सीक्रेट अपने मन में रख रख के बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। उसे पता था कि वो राहुल पे ट्रस्ट कर सकती है और इसी वजह से राहुल को बहुत पहले ही ये सीक्रेट बता दिया गया था। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि राहुल को इंद्रानी पसंद नहीं थी। इंद्रानी जो पूरी दुनिया के सामने थी वो बस एक मुखौटा था। उसने जो भी आज तक लोगों से कहा था वो सब झूठ था, चाहे वो पास्ट के बारे में हो या फिर शीना के साथ रिलेशन के बारे में हो। हमने अक्सर लोगों से ये सुना है कि लोग सोसाइटी में वही चीजें दिखाते हैं जो वो दिखाना चाहते हैं, और ये जो बात है ये परफेक्टली बैठती है इंद्रानी मुखर्जी पे। पर आखिर ये इंद्रानी मुखर्जी है कौन? क्या है उसका पास? इतने साल गुवाहाटी से दूर, अपने बच्चों से दूर, अपने पेरेंट्स से दूर, उसने लाइफ सर्वाइव कैसे करी? वो अपने पति से कैसे मिली? वो इस मीडिया इंडस्ट्री में आई कैसे? और क्या है असली सच्चाई इंद्रानी मुखर्जी की? ये सब मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगा इस वीडियो की। एंड ट्रस्ट मी, मैं सब कुछ इसी वीडियो में बता सकता था, लेकिन इंद्रानी मुखर्जी इज सच अ कैरेक्टर दैट शी डिजर्व्स अ होल एस वीडियो फॉर हरसेल्फ। एक पूरी वीडियो चाहिए इंद्रानी मुखर्जी की पूरी लाइफ समझाने के लिए, वो कैसी इंसान है ये समझाने के लिए, उसके पास में क्या हुआ था ये सब कुछ समझाने के लिए। लेकिन तब तक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू गो लिसन टू माई सॉन्ग SNC, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर पिन कॉमेंट में भी दे रखा होगा। अभी के लिए जाओ अपना आपको इस केस से क्लेंस करो, थोड़ा सा शांति लाओ और थोड़ा सा एक अच्छा गाना सुनो। ऑल्सो अ ह्यूज thanks to Feng Bhai, and also happy belated birthday, Feng Bhai. I texted him on the day of his birthday. I'm so stupid again. I'm sorry for that, Bhai. But yeah, happy birthday, Rohan. Go subscribe to him. But I'm pretty sure कि तुम सब लोगों ने रोहन Feng के बारे में पहले से ही सुना होगा। उनका भी चैनल मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। And don't forget this thing. Subscribe to me before I hit 10 million. मैं झुकेगा नहीं, मैं रुकेगा नहीं 10 million तक. So yeah, subscribe to me. But with that, I hope that you guys are happy and I hope that you guys are healthy. Please keep your loved ones very close to you guys. Avoid people like Indrani, but yeah, I will see you in the next one. Bye bye. Hello everyone, my name is Sarpe and welcome back to the second part of Sheena Bora case. This video is directly continued from the first part. तो अगर तुम लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड वॉच इट। उस वाली वीडियो में भी बहुत सारी डिटेल हैं एंड आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कवर देम ऑल, सो या गो वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। पर इससे पहले कि ये वीडियो शुरू हो, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय मी। मेरा नया गाना SNC आ चुका है हर एक प्लेटफॉर्म पे एंड इट इज एन R&B सॉन्ग। सो अगर आप लोगों को R&B गाने पसंद है देन प्लीज गो लिसन टू माई सॉन्ग। ऑलरेडी द रिस्पॉन्स ऑन द सॉन्ग इज अमेजिंग, लाइक जेन्युइनली अमेजिंग। एंड इसीलिए मैं तुम लोगों को पिछले वाली वीडियो में बोला था ये चीज़ की, इसीलिए मैंने इस सीरीज में कोई भी स्पॉन्सर नहीं करा, cause I was just that sure about this song. बट स्टिल अगर तुम लोगों ने अभी भी वो गाना नहीं सुना है then here is a snippet of SNC. ये क्या मर्तबा है, मर्तबा ज़हन में चढ़ा है जो। So go search it on Spotify, go search Shrinkal SNC. It really helps me out a lot. अपनी प्लेलिस्ट में ऐड करो, please enjoy this song. And yeah, thank you so much everyone जिन्होंने मेरा गाना सुना. But let's continue with this video now. जिन लोगों ने भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उन लोगों को मैं एक बहुत छोटी सी समरी दे देता हूँ। शीना बोरा इंद्रानी मुखर्जी की बेटी थी एंड शीना मुंबई में शिफ्ट हो गई थी। एवरीथिंग वाज गोइंग गुड, लेकिन अचानक 24 अप्रैल 2012 को शीना बोरा गायब हो गई। वो ना राहुल के कॉल उठा रही थी, ना ही उसकी लोकेशन ट्रैक हो पा रही थी। सो आखिर शीना बोरा गई तो गई कहाँ? इसका जवाब सिर्फ इंद्रानी जानती थी, क्योंकि आखिरी बार शीना को सिर्फ इंद्रानी ने ही देखा था। राहुल इंद्रानी को पसंद नहीं करता था क्योंकि उसे पता था कि इंद्रानी अपनी इमेज जैसे पोर्ट्रे करती है वैसी वो बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट इंद्रानी मुखर्जी शीना बोरा की बहन नहीं थी जैसे वो पोर्ट्रे करती थी, वो उसकी मदर थी। सो लेट्स लर्न लिटिल मोर अबाउट इंद्रानी मुखर्जी और उसका क्या इन्वॉल्वमेंट था शीना बोरा के गायब होने पर। अगेन इस केस में आगे बढ़ने से पहले गो वॉच द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इस वाली वीडियो में हम पूरा का पूरा इंद्रानी मुखर्जी पे फोकस करने वाले हैं कि कैसे उसकी लाइफ थी शीना से मिलने से पहले, क्या वो करती थी, उसका पास क्या था। फर्स्ट पार्ट में मैंने शीना बोरा पे फोकस करा था और कैसे क्राइम कमिट हुआ था उस पर फोकस करा था। पर अब आ जाते हैं हम लोग इंद्रानी मुखर्जी पर। इंद्रानी मुखर्जी 1972 में सुंदरपुर गुवाहाटी में पैदा हुई थी टू उपेंद्र कुमार बोरा एंड दुर्गा रानी बोरा। इंद्रानी का रियल नेम था परी बोरा। उसके पापा उपेंद्र कुमार एक कॉन्ट्रैक्टर थे
और साथ ही प्रॉपर्टीज़ भी रेंट आउट करते थे। इंद्रानी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन उसके सपने हमेशा ऐसे थे कि उसे कुछ बड़ा करना था, उसे कुछ बड़ा बनना था। ओवर अचीवर, पैशनेट, एम्बिशियस, जो भी क्वालिटीज़ आप एक्सपेक्ट करते हो एक सक्सेसफुल आदमी में, यू कैन से कि इंद्रानी में वो सारी क्वालिटीज़ बचपन से ही थी। पढ़ाई में स्मार्ट होने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा मस्तीखोर भी थी। अकॉर्डिंग टू इंद्रानीज फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड के अकॉर्डिंग, वो हमेशा मस्ती मारती रहती है, हमेशा लोगों को हंसाती रहती है, हमेशा डिफरेंट चीज़ों में पार्ट लेती, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो हमेशा अच्छे स्कोर लाती थी, अच्छे ग्रेड्स लाती थी। और अपनी स्कूलिंग खत्म होने के बाद इंद्रानी शिलोंग मूव हो गई थी। आई लव शिलोंग बाय द वे। सो या इंद्रानी शिलोंग मूव हो गई थी 11th और 12th की पढ़ाई करने के लिए अपनी पूरी। वहाँ शी यूज्ड टू लिव इन अ हॉस्टल, विच मेंट कि जिंदगी में पहली बार उसे ट्रू फ्रीडम की फ्रीडम एक्चुअली होती क्या है ये फील हुआ था। और अगर तुम लोग भी हॉस्टल में रहते हो या फिर कॉलेजेस के लिए बाहर रहते हो तो तुम्हें भी ये चीज़ अब पता चल ही गई होगी। तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बदल जाती है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती है जब तुम अकेले रहते हो कंपेयर टू व्हेन यू लिव विद योर पेरेंट्स। हॉस्टल का एक्सपीरियंस एकदम अलग होता है। नए लोगों के साथ रहना, उन्हें अपनी फैमिली मानना, अपनी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाना, बाहर घूमने जाना, लेट नाइट हॉस्टल से स्नीक आउट करना वगैरह वगैरह। तो सेम इंद्रानी भी शिलोंग में अपने हॉस्टल के पास एक पॉपुलर रेस्टोरेंट चिराग में अपने दोस्तों के साथ फ्रीक्वेंटली जाया करती थी और वहाँ वो अक्सर एक लड़के को बैठा हुआ देखती थी। सो वन डे शी डिसाइडेड टू टॉक टू हिम। उन दोनों की अच्छी फ्रेंडशिप हुई एंड सून वो दोनों साथ में घूमने लगे और उन दोनों में प्यार हो गया। और उस शख्स का नाम था सिद्धार्थ दास। सिद्धार्थ भी शिलोंग में दूसरे कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था उस समय। तो जब तक वो दोनों वहाँ थे तब तक वो दोनों साथ घूमते थे, लेकिन जैसे ही इंद्रानी की 12th कंप्लीट हुई, उसका घर वापस जाने का टाइम आया, तो उन दोनों ने ये डिसाइड करा कि सिद्धार्थ भी उसके साथ इंद्रानी के घर वापस जाएगा। अब तुम लोग पूछोगे कि ऐसा क्यों, सिद्धार्थ क्यों जाएगा भले उसके घर? वेल, वो इसीलिए था क्योंकि इंद्रानी का उस समय तक एक बच्चा हो गया था। जब वो सिद्धार्थ को लेके अपने घर गुवाहाटी वापस आई, अपने पेरेंट्स के घर वापस आई, तब तक उनका एक बच्चा ऑलरेडी हो चुका था और उस बच्चे का नाम था शीना बोरा, जिसके बारे में पहली वीडियो है। अलेजिडली सिद्धार्थ और इंद्रानी ने शादी नहीं की थी, बट इंद्रानी ने अपने पेरेंट्स को ऐसा कहा कि उनकी शादी हो चुकी है ताकि उनके पेरेंट्स के पास उन्हें एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई ऑप्शन ना बचे। उपेंद्र कुमार और दुर्गा रानी, इंदिरा के पेरेंट्स, उनके लिए ये बहुत शॉकिंग था, लेकिन उन्होंने दोनों को अपने घर में एक्सेप्ट किया बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंद्रानी उनकी बेटी ही थी। तो उन्होंने वो ही करना सही समझा जो उनकी बेटी के लिए बेस्ट हो, स्पेशली व्हेन शी हैड अ किड। तो इसीलिए उन्होंने अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर में इंद्रानी और सिद्धार्थ के लिए कमरा दे दिया उन्हें। बिगिनिंग में ऑल ऑफ देम वर एडजस्टिंग टू दिस न्यू प्लेस, टू दिस न्यू सिनेरियो। माइंड यू, इंद्रानी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा छोटी थी। आई थिंक शी वॉज 16 और 17 जब शीना पैदा हुई थी। तो इंद्रानी की मॉम को भी ये चीज़ पता थी, इंद्रानी के डैड को भी ये चीज़ पता थी कि इतनी छोटी उम्र में बच्चा संभालना इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सिद्धार्थ इस समय पे अनएम्प्लॉयड था, ही वाजंट वर्किंग, और इंद्रानी के पापा चाहते थे कि वो घर को प्रोवाइड करे, कुछ पैसे कमा के लाए, इंद्रानी को प्रोवाइड करे, उसके बच्चे को प्रोवाइड करे। इसीलिए उन्होंने वहीं गुवाहाटी में ही सिद्धार्थ के लिए एक रेस्टोरेंट ओपन करके दे दिया ताकि वो कुछ काम काज कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सके और इंद्रानी और शीना के लिए प्रोवाइड कर सके। बिकॉज ही वाजंट अ किड एनीमोर, उसकी अब एक फैमिली थी। पर ये बिजनेस भी कुछ ही टाइम तक ठीक चला, ज़्यादा दिन के लिए नहीं, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही प्री एस्टेब्लिश रेस्टोरेंट थे जिनके रेगुलर कस्टमर होते थे। तो इसीलिए सिद्धार्थ को ये बिजनेस सस्टेन कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था और कुछ टाइम बाद उन्हें ये रेस्टोरेंट बंद करना पड़ा लॉस के चलते हुए, जिसकी वजह से सिद्धार्थ और इंद्रानी दे वर बोथ अगेन अनएम्प्लॉयड। इंद्रानी के पेरेंट्स को उसके लिए टेंशन तो हो रही थी, वो ये सोचते थे कि कैसा लड़का चूज कर लिया उसने, बट उनसे ज़्यादा टेंशन इंद्रानी को होती थी क्योंकि पहली बात तो शी वाज एन ओवर अचीवर। तो तुम्हें पता ही होगा कि ओवर अचीवर व्हाट काइंड ऑफ अ पार्टनर दे वांट। बट द सेकंड थिंग वाज कि उनका परिवार अब और बड़ा होने वाला था क्योंकि दे वर अबाउट टू हैव अ सेकंड बेबी। एंड इन सितंबर 1988 इंद्रानी ने एक और बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने मिखाइल रखा। अब इंद्रानी वॉज मोर स्ट्रेस्ड। वो एक ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ उसके अब 2 बच्चे थे, एक पति था जो अनएम्प्लॉयड था, वो अपने पेरेंट्स के साथ घर में रहती थी और वो खुद भी कुछ काम काज नहीं करती थी। एंड रिमेंबर आई टोल्ड यू, वो बहुत यंग थी
एट दिस पॉइंट शी वॉज अराउंड 18 to 19. उसने अपनी लाइफ अभी तक जी ही नहीं थी और वो अगेन शी वॉज एन ओवर अचीवर. शी वांटेड टू अचीव सो मच. वो कुछ बड़ा बनना चाहती थी, पैसे कमाना चाहती थी और सबसे बड़ी बात वो इंडिपेंडेंट होना चाहती थी. तो जैसी लाइफ उसने इमेजिन की थी अपने आप के लिए, जैसी लाइफ वो चाहती थी, उसका एकदम ऑपोजिट वो गुवाहाटी में जी रही थी. वैसे अपने घर में रह के घुट रही थी. शी वॉजंट हैप्पी और वो बाहर जाना चाहती थी टू लिव द बेस्ट लाइफ दैट शी कैन. तो इंद्रानी ने वही करा जो उसे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा उस टाइम पर. 1989 में एक दिन बिना अपने पेरेंट्स को बताए, बिना अपने बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ को बताए, बिना अपने बच्चों के बारे में सोचे, वो घर से बस चली गई अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए. और फिर वो कभी वापस नहीं आई. इंद्रानी की फैमिली वॉज डेवस्टेटेड. उनके पास 2 बच्चे थे. वो लोग ऑलरेडी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे एंड दे वर बेयरली सर्वाइविंग. उन्होंने सोचा था कि सिद्धार्थ उनकी हेल्प करेगा, पर कुछ दिनों बाद वो भी वहाँ से चला गया अपने बच्चों को पीछे छोड़ के. अब इंद्रानी के पेरेंट्स को शीना और मिखाइल की जिम्मेदारी उठानी थी और उन्होंने ये चीज़ बखूबी करी. उन्होंने उन्हें सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी. ना इंद्रानी और ना ही सिद्धार्थ ने कभी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी. पर इंद्रानी गुवाहाटी से आखिर गई कहाँ थी? वेल, इंद्रानी कोलकाता में थी और कोलकाता जाने के बाद इंद्रानी ने बस अपनी पर्सनैलिटी ही नहीं बल्कि अपना नाम भी चेंज कर दिया था. वो वहाँ जिससे मिलती थी उससे ये कहती थी कि उसका नाम इंद्रानी बोरा नहीं बल्कि इंद्रानी दास था. वो हमेशा एकदम प्रिम एंड प्रॉपर रहती, एकदम पुट टुगेदर, ऑलवेज ड्रेस्ड इन शिफॉन साड़ीज, बाल एकदम प्रॉपर, मेकअप प्रॉपर. You get what I mean? इंद्रानी को लोग असम की ब्यूटी बुलाते थे. उसकी पर्सनैलिटी चार्मिंग थी. वो जहाँ भी जाती वहाँ अपनी एक छाप छोड़ के जाती थी. होते ना कुछ लोग ऐसे कि जिनको देख के तुम्हें लगता है कि काश में से जान पाता, काश में से बात कर पाता. वैसे टाइप की थी इंद्रानी. वो एम्बिशियस थी और कोलकाता में रहते रहते उसने अपनी एक कंपनी खोली थी जिसका नाम था INX सर्विसेज. और इंद्रानी अपनी पूरी जी जान लगा देती थी इस कंपनी को प्रमोट करने के लिए. छोटी या फिर बड़ी कोई सी भी अपॉर्चुनिटी हो, वो कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी. तो वो हमेशा पार्टीज में जाती रहती, हमेशा गैदरिंग में जाती रहती. और एक ऐसी ही पार्टी में उसकी मुलाकात हुई संजीव खन्ना से. और जब उसकी मुलाकात संजीव से हुई तो मानो उसकी पूरी की पूरी किस्मत ही बदल गई. संजीव खन्ना कोलकाता के वेल नोन लोगों में से बिलोंग करता था. उसके बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस थे, विच वॉज रियली गुड फॉर इंद्रानी. इन 1993 संजीव खन्ना से शादी करने के बाद इंद्रानी के लिए बहुत आसान हो गया था अपनी कंपनी को प्रमोट करना, अपने कंपनी के लिए बड़े बड़े कस्टमर्स लेके आना. संजीव खन्ना से शादी करने के 4 साल बाद, सो दैट वाज इन 1997, इंद्रानी और संजीव की एक बच्ची हुई जिसका नाम था विधि खन्ना. सो संजीव वॉज रियली अ गुड चार्म फॉर इंद्रानी. इंद्रानी को पहली बार कोलकाता में ऐसा फील हुआ था कि एक्सपीरियंस या फिर फ्रीडम एक्चुअली होता क्या है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना क्या होता है, अपना खुद का बॉस होना क्या चीज़ होती है. क्योंकि कोलकाता में उसने पहली बार सक्सेस टेस्ट करी थी. लेकिन जनरली एक बार सक्सेस की टेस्ट किसी आदमी को लग जाए ना तो उसे और ज़्यादा चाहिए होता है वो. और सेम चीज़ इंद्रानी के साथ भी हुई. और ये सब कुछ तो एक जगह से नहीं मिल सकता था उसे. कोलकाता में रह के इतना बड़ा सक्सेस नहीं मिल सकता था उसे. तो उसे लगा वो सक्सेस, वो जो थ्रिल था, उसे बस एक ही सिटी से मिल सकता है. दैट वाज अ ड्रीम सिटी, मुंबई. तो 2001 में संजीव खन्ना को डिवोर्स देने के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गई. लेकिन इस बार उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा, उसने विधि को नहीं छोड़ा. वो विधि को भी अपने साथ ही लेके आई, विच आई डोंट रियली अंडरस्टैंड कि उसने ऐसा करा क्यों. आई मीन शी वॉज फाइनेंशियली स्टेबल एट दैट पॉइंट, सो मे बी उसने सोचा होगा कि विधि को वो हैंडल कर सकती है या फिर उसके खर्चे उठा सकती है. बट देन शी कुड हैव कॉन्टैक्टेड शीना एंड मिखाइल ऑल्सो. व्हाटएवर वाज द रीजन, वो विधि को अपने साथ लेके मुंबई आ गई. और मुंबई आने के बाद इंद्रानी की एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी, क्योंकि वो एक ऐसे मुकाम पे पहुंचने वाली थी मुंबई में जिसके वो हमेशा बस सपने देखा करती थी. इज दिस थिंग क्रिंजी फॉर यू? सेइंग ऑल ऑफ दिस थिंग, इज दिस like when you hear this thing, is it cringy for you? Maybe it is कि कौन सपने देखता है, right? But let me tell you this thing, जो भी लोग ऐसे होते हैं ना जिनको सब कुछ चाहिए होता है, लाइक लाइफ में बहुत कुछ पाना होता है जिन्हें, उनके लिए ये करना बहुत ज़्यादा ईजी है. एंड दैट्स हाउ दे थिंक. आई नो दिस थिंग बिकॉज आई एम ऑल्सो वन ऑफ दैम. मेरे को जिंदगी में सब कुछ चाहिए. मुझे हमेशा जिस भी मैं फील्ड में हूँ उसमें मुझे एकदम टॉप पे होना होता है. सो आई कैन काइंड ऑफ रिलेट टू इंद्रानी इन दैट एस्पेक्ट. इसीलिए मे बी आई थिंक कि तुम लोग को क्रिंजी लग सकता है, पर मेरे को ये चीज़ क्रिंजी नहीं लगती. एनीवेज, कमिंग बैक टू इंद्रानी. एट दिस पॉइंट ऐसा लग रहा था कि इंद्रानी अपने पास के बारे में सब कुछ भूल गई थी. ऐसा लग रहा था कि उसे याद भी नहीं है कि गुवाहाटी में उसके 2 बच्चे हैं जो बिना माँ के पल रहे हैं. ऑल ऑफ दिस व्हाइल इंद्रानी के पेरेंट्स वर doing everything to provide Sheena and Mikhail the best life that they could. लेकिन धीरे धीरे इंद्रानी के पेरेंट्स को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि वो
शीना और मिखाइल की पढ़ाई के लिए आगे पैसे नहीं दे सकते हैं। नॉट ओनली देयर पढ़ाई पर उनके नॉर्मल जो चीज़ें थी उनका भी खर्चा वो अब नहीं उठा सकते हैं। सो इन द ईयर 2001 इंद्रानी मुंबई की चकाचौंध में आ गई थी एंड यहाँ आने के बाद वो वही प्लान यूज़ करी थी जो उसने कोलकाता में करा था। बड़ी बड़ी पार्टीज़ में जाना, बड़े बड़े गैदरिंग्स में जाना, बड़े बड़े बिजनेसमैन से बात करना, उनके ग्रुप का एक हिस्सा बनना, बेसिकली नेटवर्किंग करना ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके। और जब वो उन लोगों से बातें करती तो अगर कोई उसके पास के बारे में इंद्रानी से पूछता तो एलिजिडली वो ये कहती कि वो यहाँ मुंबई में कोलकाता से भाग के आई थी क्योंकि उसका हस्बैंड संजीव खन्ना उसे फिजिकली अब्यूज़ करता था और इसीलिए वो अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर आई थी यहाँ। विच इफ़ दैट थिंग वॉज ट्रू कि संजीव खन्ना उसे अब्यूज़ करता था, दैट वाई डिडंट शी लीव हिम बिफोर, लाइक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर हेयर। पर अगेन ये तो सारी चीज़ें वही जानते, संजीव खन्ना ही जानता होगा, फिर इंद्रानी मुखर्जी जानती होंगी। बट एनीवेज इन पार्टीज़ में बहुत से लोग आते थे एंड इंद्रानी ने इन पार्टीज़ में अपनी एक इमेज जैसी बना दी थी। पीपल स्टार्टेड नोइंग हर एंड दे वांटेड टू टॉक टू हर। और एक ऐसी ही पार्टी में इंद्रानी की मुलाकात हुई एक बिजनेस टाइकून से जिसका नाम था पीटर मुखर्जी। फर्स्ट मीटिंग से ही पीटर और इंद्रानी हिट इट ऑफ। पीटर को इंद्रानी की कंपनी इतनी अच्छी लगी कि फर्स्ट मीटिंग के बाद ही वो उसे उसके घर तक पर्सनली ड्रॉप करने भी गया था। एलिजिडली इस पार्टी में पीटर मुखर्जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था। सो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के इंद्रानी मुखर्जी के साथ या फिर इंद्रानी दास के साथ बिजी था। सो यू कैन गेस दिस थिंग कि उसको इंद्रानी मुखर्जी की पर्सनैलिटी कितनी ज़्यादा चार्मिंग लगी होगी। नाउ ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, दिस वॉज अ वेरी बिग डील फॉर इंद्रानी मुखर्जी, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता है कि पीटर मुखर्जी कौन था इन 2002 जब वो इंद्रानी मुखर्जी से मिला था, तो उस चीज के लिए लेट मी पेंट यू अ पिक्चर। पीटर मुखर्जी स्टार टीवी का सीईओ था। जितने भी टीवी चैनल्स हैं जिनका नाम में स्टार है, फॉर एग्जांपल स्टार 1, स्टार प्लस, स्टार स्पोर्ट्स, ये सारे चैनल स्टार टीवी ओन करता है। ये सारे चैनल्स उस टाइम के टॉप रेटेड चैनल्स थे। पीटर मुखर्जी वॉज अ बिग शॉट इन द मीडिया इंडस्ट्री। इंद्रानी मुखर्जी के सारे सपने पीटर मुखर्जी के थ्रू पूरे हो सकते थे अगर वो और पीटर एक हो जाएं। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। पीटर और इंद्रानी इतने ज़्यादा प्यार में थे कि हर पार्टी में वो बस एक दूसरे के साथ ही रहते थे, एक दूसरे से ही बातें करते थे। ऐसा लगता था कि उतनी सारी भीड़ में उन्हें कोई और नज़र ही नहीं आता था। जो लोग भी इन पार्टीज में आते थे उनके अकॉर्डिंग पीटर और इंद्रानी एक हाई सोशल कपल की तरह बिहेव करते थे। एंड इट इज़ ट्रू दैट दे वर डीपली इन लव। तो जब पीटर और इंद्रानी साथ हुए तो इन दोनों ने मिलके साथ में एक बिजनेस सेटअप करा बाय द नेम ऑफ INX मीडिया। पीटर के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद इंद्रानी को बड़े बड़े क्लाइंट्स मिलने लगे। फॉर एग्जाम्पल टाइम्स ग्रुप, हिंदुस्तान टाइम्स मीडिया, बिग FM, FedEx etc. नाउ आई एम नॉट डिनाइंग दिस थिंग कि ये सब कुछ इंद्रानी के एम्बिशन की वजह से, उसके हार्डवर्क की वजह से हो रहा था। बट देयर इज ऑल्सो ट्रुथ इन दिस थिंग कि पीटर के कनेक्शन की वजह से ही कहीं ना कहीं उसे बहुत सारी ये अपॉर्चुनिटीज़ मिली होंगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं नाम नहीं लूँगा, पर मीडिया वाले जितने भी कनेक्शंस इंद्रानी के थे वो सारे के सारे पीटर से आए थे। देयर इज नो डिनाइंग इन दिस थिंग। सो देयर बिजनेस वॉज गोइंग गुड एंड दे वर इन लव एंड बहुत ही जल्दी ये लोग एक पावर कपल बन गए थे। इंद्रानी का सक्सेसफुल बनने का सपना बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाला था। उसकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी, साथ ही साथ उसकी पर्सनल लाइफ भी अच्छी चल रही थी, क्योंकि पीटर ने इंद्रानी और विधि दोनों को अपनी लाइफ का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बना लिया था। इतना इम्पॉर्टेंट कि उसने विधि को अडॉप्ट कर लिया। तो अडॉप्शन के बाद विधि खन्ना बन गई विधि मुखर्जी। पीटर से रिलेशनशिप के 1 महीने के बाद इंद्रानी विधि के साथ पीटर के घर में शिफ्ट हो गई और 3 महीने बाद ही इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। क्योंकि पीटर मुखर्जी वॉज अ बिग नेम इन 2002, जब उसने और इंद्रानी ने शादी की तो सारे न्यूज़पेपर्स ने ये न्यूज़ छापी थी। और ऐसे ही एक न्यूज़ आर्टिकल की फ़ोटो इंद्रानी के कज़न ने देख ली थी एंड दे जस्ट इंस्टेंटली रिकग्नाइज हर। और वो ये न्यूज़ आर्टिकल लेके गए इंद्रानी के पेरेंट्स के पास। और जब इंद्रानी के पेरेंट्स ने ये आर्टिकल पढ़ा तब उन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि सबसे पहली चीज़ तो इंद्रानी कितनी सक्सेसफुल हो गई है, और दूसरी चीज़ ये थी कि अब वो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी से शादी कर रही थी। और जैसे कि मैंने कहा था कि इंद्रानी के पेरेंट्स दे वर नॉट फाइनेंशियली सिक्योर और उन दोनों की, शीना और मिखाइल की पढ़ाई भी अभी बाकी थी। तो इंद्रानी के पेरेंट्स ने ये सोचा कि क्योंकि अब इंद्रानी फाइनेंशियली सिक्योर है, आई मीन इतने बड़े आदमी से शादी कर रही है एंड शी वॉज ऑल्सो पावरफुल राइट, तो मे बी इफ़ वी आस्क फॉर हेल्प तो वो शीना और मिखाइल की पढ़ाई में इनकी मदद कर देगी, बिकॉज आफ्टर ऑल वो उन दोनों की माँ थी। पर उनके पास इंद्रानी को कांटेक्ट करने के लिए कोई सेल नंबर तो था नहीं और ना ही उनके पास कोई जरिया था इंद्रानी से बार बार बात करने का। तो उन्होंने सोचा कि बेस्ट ऑप्शन ये है हम लोग एक
लेटर लिखते हैं और उसमें अपनी सारी दिक्कतें बता देते हैं, सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता देते हैं, शीना और मिखाइल के बारे में बता देते हैं और इस चीज़ को हम भेज देते हैं शीना के बोल रहा हूँ मैं, इंद्रानी के ऑफिस में। सो बेसिकली INX मीडिया के ऑफिस में, जहाँ पे ये लेटर या तो इंद्रानी को मिलता या फिर ये मिल जाता पीटर मुखर्जी को भी। देयर वाज अ वेरी बिग गैम्बल, क्योंकि पीटर को भी शायद से इंद्रानी के पास के बारे में उस टाइम पे पूरी बातें नहीं पता थी। लेकिन लेटर भेजने के बाद भी उन्हें ऐसा लगा था कि शायद से हमें कोई रिप्लाई नहीं आएगा। जो हमारी खुद की बेटी हमें इतने सालों से कांटेक्ट नहीं करती है, 2 बच्चों की माँ जो 2 बच्चों को कभी कांटेक्ट ही नहीं करती है, जो मुंबई जाके इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, जो मुंबई जाके इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है, जो सब कुछ पास्ट में छोड़ के चले गई है, वो क्या हमें याद कर रही होगी। सो दे वर नॉट वेरी होपफुल, बट टू द सरप्राइज इंद्रानी शी एक्चुअली कॉल्ड देम बैक। अगर आप लोगों ने फर्स्ट बार देखा इस वीडियो का तो आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था उसमें शीना बोरा को एक कॉल आया था किसी लेडी का, वही लेडी जिसने इनकी फ्लाइट की टिकट कराई थी पहली बार वाली, वही लेडी जो इनको लेने आई थी। वो लेडी इंद्रानी मुखर्जी ही थी। शीना, मिखाइल, इंद्रानी और विधि पहली बार कोलकाता में मिले थे, जहाँ से शी अग्रीड टू हेल्प देम फाइनेंशियली। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि शीना और मिखाइल को सबके सामने उसे बड़ी बहन कह के इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो दोनों इंद्रानी को माँ नहीं बुला सकते। शीना और मिखाइल के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी बुढ़े होते जा रहे थे। दैट मेंट कि उनके हॉस्पिटल बिल्स भी बढ़ रहे थे और वो दोनों बच्चे थे। सो उनके ग्रैंड पेरेंट्स के कहने पर शीना और मिखाइल इस शर्त को मानने के लिए तैयार हो गए। शीना 2006 में पूरी तरीके से मुंबई आ गई थी और वो पीटर मुखर्जी और इंद्रानी मुखर्जी के साथ रह रही थी। जहाँ तक बात रही मिखाइल की, तो मिखाइल को अपनी 11th और 12th कंप्लीट करने के लिए बैंगलोर भेज दिया गया था। बिगिनिंग में तो सब कुछ नॉर्मल था। शीना अपनी नई लाइफ में एडजस्ट हो रही थी, मुंबई में एडजस्ट हो रही थी, वो नए दोस्त बना रही थी। वो इंद्रानी और पीटर के साथ बहुत सारी पार्टीज में भी जाती थी, जिसकी वजह से वो विधि के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाती थी एंड दैट इज वाई दे वर सो क्लोज। ऐसा लगता था बाहर से देखने पर कि शीना सच में इंद्रानी की बहन है और शी वॉज अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली, क्योंकि पीटर मुखर्जी के सारे दोस्तों को अब ये चीज़ पता थी कि ये इंद्रानी की छोटी बहन है और मिखाइल इनका छोटा भाई है। बट धीरे धीरे एज टाइम वेंट बाय, इंद्रानी और विधि को साथ में देख के कि कैसे इंद्रानी विधि को एक बेटी की तरह ट्रीट करती है, लेकिन शीना को वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती, इवन दो शीना भी इंद्रानी की ही बेटी थी। इस टॉपिक को लेके अब शीना और इंद्रानी में थोड़ी थोड़ी आर्गुमेंट भी होने लगी थी, पर इंद्रानी नहीं मानी। शीना का बस ये सवाल था कि क्या इंद्रानी उससे प्यार नहीं करती। आखिर इंद्रानी क्यों सबके सामने ये एडमिट नहीं करना चाहती थी कि शीना उसकी बहन नहीं बल्कि बेटी है। वेल देन लेट मी टेल यू कि इंद्रानी ने बेसिकली इस चीज़ का ये आंसर दिया कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मेरा पास्ट, जो भी चीज़ मैंने बिल्ड करी है, जितने भी साल मैंने इस हेल में गुजारे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरा पास्ट उसको 1% भी डिस्ट्रॉय कर सके। वो नहीं चाहती थी कि कुछ भी चीज़ उसकी सक्सेस के बीच में आए, चाहे फिर वो उसकी बेटी ही क्यों ना हो। लेकिन जैसे कि तुम्हें पता होगा पहली वाली वीडियो में मैंने क्या कहा था कि शीना ऐसी ही एक पार्टीज में से राहुल से मिली थी। तो जब राहुल शीना की ज़िंदगी में आया, पीटर मुखर्जी की फर्स्ट वाइफ का जो बेटा था वो शीना की ज़िंदगी में आया, तब थिंग्स दे स्टार्टेड टू गेट वर्स। इंद्रानी को उनकी रिलेशनशिप बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो इतना नहीं पसंद करती थी इन दोनों को कि उन दोनों का नाम साथ में इस घर में लेना भी टैबू बन चुका था। वो हर तरीके से कोशिश करती थी टू ब्रेक देयर रिलेशनशिप। कभी वो खुद शीना से कहती ये चीज़, तो कभी वो पीटर से कहलवाती राहुल को ये समझाने के लिए कि ब्रेक दिस थिंग ऑफ। बहुत बारी इंद्रानी ने मिखाइल से भी बात करी कि अपनी बहन को समझाओ कि ये राहुल लड़का सही नहीं है, इससे ब्रेकअप कर दो। और कई बारी तो वो मिखाइल को धमकाती भी थी कि अगर उसने ऐसा नहीं करा, अगर वो शीना को नहीं समझा पाया, तो वो मिखाइल को पैसे नहीं देगी और ना ही उनके ग्रैंड पेरेंट्स को पैसे देगी। इतना ही नहीं, इंद्रानी ने अपने एक अंकल से भी कहा कि वो शीना को ब्रेकअप के लिए मनवा ले, ये कह के कि अगर वो नहीं मानी तो उसे गुवाहाटी की प्रॉपर्टी का कुछ भी हिस्सा नहीं मिलेगा। It's nothing like a mother or daughter relation because she in the society she never used to say I'm your mother. What do you think was the reason behind it? The motive which was told in the media by the police, it was said that it's about the property or monetary matter, but I don't think so. It's property matter because this is the only house we have. It's my grandparents' house. We have been here for a long time. And we are not rich. We are below middle class, I can say. So it cannot be a money problem or a property issue. उसने शीना को दिल्ली भेजा, राहुल से दूर, वहाँ से बेंगलोर भेजा, लेकिन इन दी एंड
राहुल और शीना वापस एक साथ हो गए थे। उनका प्यार बस स्ट्रांग होता जा रहा था। इस पॉइंट पे शीना को वो इतना इधर उधर कर रही थी, इतना राहुल से दूर रख रही थी कि ऐसा लग रहा था उस टाइम पे कि उसकी लाइफ का, इंद्रानी की लाइफ का ये मेन मिशन था, राहुल और शीना को ब्रेकअप करवाना। लेकिन आखिर वो ऐसा कर क्यों रही थी, इतनी लेंथ में क्यों जा रही थी? और राहुल बस एक लड़का ही तो था, इतना ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता था उसे? वेल नाउ एलिजिडली, बहुत ही बड़ा एलिजिडली है यहाँ पे, इंद्रानी ये शादी नहीं होने देना चाहती थी। वो इसलिए क्योंकि अगर राहुल और शीना की शादी हो जाती तो इंद्रानी को जो पीटर मुखर्जी की जो प्रॉपर्टी थी, इतनी सारी प्रॉपर्टी, इतना सारा जो बिजनेस था उसका बहुत ही ज़्यादा कम हिस्सा मिलता, और शादी के बाद ये हिस्सा मिलता उसके बेटे की बीवी को, जो कि थी शीना। और उसे ये भी डर था कि कहीं शीना राहुल को सब कुछ ना बता दे या फिर शादी के बाद उसका पूरा का पूरा सच बाहर ना आ जाए। बिकॉज इन हर हेड इंद्रानी स्टिल थॉट कि राहुल को इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं पता है, लेकिन दैट वाज नॉट ट्रू। शीना ने राहुल को अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में सब कुछ बता रखा था। सो ही ऑलरेडी न्यू व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इंद्रानी वाज, कि वो कितनी ज़्यादा स्नेकी थी और कैसी थी वो। बट स्टिल इंद्रानी के दिमाग में ये चीज़ होना कि राहुल को नहीं पता होगा, शी हैड सच लिटिल फेथ इन हर ओन डॉटर कि वो कितनी अच्छी हो सकती है। पर बात ऐसी नहीं थी कि शीना ये सब कुछ छुपा रही थी, उसको ऐसा कुछ ट्राई नहीं कर रही थी। शीना इवन ट्राई टू टेल पीटर मुखर्जी कि एक्चुअली में उनका रिलेशनशिप कैसा था, शीना और इंद्रानी का। पर पीटर मुखर्जी ने बस अपनी बीवी की बात मानी और ही ओनली ट्रस्टेड इंद्रानी मुखर्जी। नाउ यहाँ पे ये बात भी है कि शीना बार बार इंद्रानी को इस पॉइंट पे धमकाई रही थी कि वो सबको सब कुछ सच सच बता देगी कि उन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, वो एक्चुअली इंद्रानी की लगती क्या है, मिखाइल एक्चुअली इंद्रानी का क्या लगता है। जो चीज़ इंद्रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अगेन शी डिड नॉट वांट टू हिंडर हर सक्सेस इन एनी वे। जहाँ तक रही बात राहुल की, उसे शीना के इस सीक्रेट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर देखा जाए तो क्योंकि शीना इंद्रानी की बेटी थी और राहुल पीटर का बेटा था, और इंद्रानी एंड पीटर दोनों हस्बैंड वाइफ थे, दैट मेंट कि राहुल और शीना दोनों सिबलिंग्स थे। पर राहुल को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता था, बिकॉज इन द एंड वो और शीना ब्लड रिलेटिव्स नहीं थे। लेकिन जब शीना और राहुल की एंगेजमेंट हुई 2011 में, तब इंद्रानी ने एक प्लान बनाया जिससे उसकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाती, एंड शी प्लान टू किल शीना एंड मिखाइल दोनों को। पर क्योंकि शीना ने इंद्रानी से कांटेक्ट तोड़ दिया था, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वापस शीना से बात कैसे करेगी। तो वो बार बार ब्रेनस्टॉर्म करती रहती है आइडिया कि वो कैसे शीना से वापस बात करेगी, किस मुंह से जाएगी उसके पास, अंटिल वन डे शीना खुद ही उसके पास आ गई अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके। तो इंद्रानी को ये चीज़ पता थी कि अब उसे शीना का फायदा कैसे उठाना चाहिए, कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना चाहिए। और 24 अप्रैल 2012 इंद्रानी ने शीना को बैंड्रा के नेशनल कॉलेज के सामने बुलाया, ये कह के कि वो उसे एक साड़ी गिफ्ट करना चाहती है एज एन एंगेजमेंट गिफ्ट। राहुल ने शीना को नेशनल कॉलेज के बाहर ड्रॉप किया, जहाँ उसने शीना को आखिरी बार देखा था। आगे जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंद्रानी के ड्राइवर श्यामवर राय के स्टेटमेंट से ली हुई है। शीना इंद्रानी की गाड़ी में बैठी। गाड़ी में इंद्रानी, शीना और इंद्रानी के ड्राइवर श्यामवर राय के अलावा एक और इंसान था जिसका नाम था संजीव खन्ना। यस, संजीव खन्ना, इंद्रानी का सेकंड हस्बैंड। अब संजीव खन्ना यहाँ कहाँ से आया, उसने उसे कैसे बुलाया, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। ना ही इंद्रानी ने इतने सारे सालों में ये बताया है कि संजीव खन्ना वहाँ पे कैसे आया था, संजीव खन्ना वहाँ पे कैसे आया था। ना ही संजीव खन्ना ने ये एडमिट करा है कि वो वहाँ पे था। एक्चुअली एक सेकेंड, संजीव खन्ना ने ये एडमिट करा था, एक बार ही एडमिट करा था कि वहाँ पे था। बट अगेन दीज केसेस हैव बीन गोइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग कि कुछ बोलना कंफर्म कि क्या किसने कहा था, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। इट्स नॉट डिफिकल्ट टू से, इट्स जस्ट डिफिकल्ट टू फॉलो अप, यू नो। वेल एनीवेज, गाड़ी में वापस आते हैं। इंद्रानी ने शीना को पीने के लिए पानी दिया, जिसको पीने के थोड़ा टाइम बाद ही शीना बेहोश हो गई थी। उसके बेहोश होते ही इंद्रानी के ड्राइवर ने गाड़ी को एक सुनसान जगह में पार्क कर दिया। पीछे से संजीव ने उसका सर पकड़ा, शीना का सर पकड़ा। श्यामवर राय ने शीना के मुंह पे हाथ रखा ताकि वो चिल्ला ना पाए, और उसके बाद इंद्रानी मुखर्जी ने खुद अपनी बेटी का गला दबाकर उसे मार दिया। अगेन दिस इज ऑल श्यामवर राय की स्टेटमेंट। इसके बाद वो लोग इंद्रानी के बंगलों पर आए, गैराज में गाड़ी पार्क की, जहां उन्होंने शीना की बॉडी को एक बैग में डाल के गाड़ी के डिग्गे में वापस रखा। इसके बाद इंद्रानी और संजीव पीटर मुखर्जी नहीं, संजीव इंद्रानी के सेकंड हस्बैंड, इंद्रानी के बंगलों के अंदर गए, जहां पे उन्होंने पहले से ही मिखाइल को बुला रखा था। अगेन टू रिमाइंड यू, शी वांट टू किल बोथ देम इन वन डे। एक्चुअली इंद्रानी ने मिखाइल को मुंबई बुलाया था बैंगलोर से फोन करके कि उसे मिखाइल से कुछ बात करनी थी। तो ऑफकोर्स ये बात है कि मिखाइल इंद्रानी के घर में बैठा हुआ था, वो उसको एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन जब उसने इंद्रानी के साथ संजीव को भी देखा, तब वो थोड़ा सा घबरा गया, उसे थोड़ा सा अनईजी सा फील होने लगा।
अब इंद्रानी क्या करी थी, शी वॉज ऑफरिंग ड्रिंक्स टू मिखाइल, वो उसे थोड़ा बहुत स्मॉल टॉक करी थी और वो शी वॉज ऑफरिंग ड्रिंक्स टू हिम, पर मिखाइल ही वॉज स्मार्ट, वो ड्रिंक्स पी नहीं रहा था और छुप छुप के वो ड्रिंक्स फेंक रहा था साइड में, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गेट हाई, ही डिड नॉट वांट टू गेट ड्रंक, बिकॉज अगेन उसे संजीव से डर लगता था. सो ही वॉज मेकिंग श्योर कि वो कॉन्शियस रहे, ही वॉज मेकिंग श्योर दैट ही डज नॉट गेट हाई, क्योंकि उसे ये चीज़ पता थी या फिर उसे ये चीज़ फील हो गई थी कि संजीव और इंद्रानी दोनों दे वॉन्टेड हिम टू गेट ड्रंक. लेकिन कुछ समय बाद अराउंड 2:30 AM इन द मॉर्निंग, जब मिखाइल ड्रंक नहीं हुआ, ही डिड नॉट ड्रिंक दो स्पाइक्ड अप ड्रिंक्स, अगेन स्टेटमेंट इज फ्रॉम समवेयर एल्स, जब उसने स्पाइक्ड अप ड्रिंक्स नहीं पी तो इंद्रानी मुखर्जी ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ, मुझे अभी किसी मीटिंग पे जाना है, तुम यहीं रहना अपने कमरे में, लेकिन अपने कमरे का दरवाज़ा बंद मत करना. ये चीज़ सुनते ही मिखाइल के जैसे सेंसेस एकदम ही ओवरलोड हो गए थे. ठीक है, उसको लगा कि 2:30 बजे, सुबह के 2:30 बजे किसकी मीटिंग होती है, एंड ऑल्सो अगर मीटिंग भी है और अगर तुम वापस भी आते हो तो मैं अपने कमरे का दरवाज़ा बंद क्यों ना करूँ भाई. तो जैसे ही संजीव और इंद्रानी दोनों वहाँ से चले गए, मिखाइल ने बस थोड़ा देर इंतजार करा और वो वहाँ से फ्लाइट बुक करके भाग गया. और वो वापस बेंगलोर नहीं गया जहाँ पे इंद्रानी को पता था कि वो जा सकता है, वो वापस गया अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास गुवाहाटी में. लेकिन मिखाइल भला संजीव को देख के इतना घबरा के रहा था, ऐसा क्या हुआ था संजीव और उसके बीच में? वेल एक्चुअली मिखाइल संजीव से पहले भी मिल चुका था जब वो बेंगलोर में पढ़ाई कर रहा था. उस वक्त इंद्रानी ने मिखाइल को मुंबई बुलाया था, जहां उसने उसे संजीव से मिलाया, ये कहकर कि संजीव उसके लिए काम करता है. संजीव मिखाइल को एक क्लब लेके गया, वहां उसने उसे ड्रिंक्स ऑफर की थी, जिसके बाद मिखाइल ब्लैक्ड आउट हो गया. जब उसकी आंख खुली तो वो एक रूम में था, उसके हाथ पैर बेड पे बंधे हुए थे. नाउ ऑब्वियसली बात है कि ये सारी सिचुएशन में ही वाज स्कैर्ड और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैं आखिर कहाँ पे हूँ. तब उसे वहां के एक केयरटेकर ने बताया कि वो एक मेंटल इंस्टीट्यूशन में है फॉर यूजिंग और अब्यूजिंग ड्रग्स एंड एल्कोहल, और उसे वहां किसी और ने नहीं बल्कि इंद्रानी ने एडमिट कराया था. नाउ ये बात सुन के मिखाइल वाज शॉक, क्योंकि उसे किसी भी तरह का एडिक्शन था ही नहीं, उसे पहली बार ड्रिंक्स भी संजीव ने ही पिलाई थी. पर मिखाइल को उस हॉस्पिटल में बहुत पुअरली ट्रीट किया गया था, उसे हर रोज शॉक दिए जाते थे. वो वहाँ 1 साल तक था, जिसकी वजह से मेंटली उसे बहुत ट्रॉमा हुआ था. मिखाइल ने वो 1 साल कैसे गुजारा वो सिर्फ वही जानता है, लेकिन मिखाइल को ऐसा लगता था कि इंद्रानी ने उसके साथ ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उसने बेंगलोर में कुछ लोगों को ये बता दिया था कि इंद्रानी उसकी मॉम है. 24 अगस्त 2012 की रात को जब उसने संजीव को वहाँ वापस देखा तो उससे वो पूरा का पूरा ट्रॉमा वापस आ गया था, क्योंकि इंद्रानी और संजीव दोनों इस बारी साथ में थे. एंड ट्रॉमा इज़ लाइक दैट ओनली, जब भी तुम कोई चीज़ देखते हो इट जस्ट कम्स लाइक दैट. इसीलिए वो इतना हाई अलर्ट पे था, इसीलिए उसने वो ड्रिंक्स नहीं पी थी और वो वहाँ से भाग गया था, बिकॉज हिज माइंड वर्कड. बट अनफॉर्चुनेटली शीना इतनी लकी नहीं थी. नाउ 2:30 बजे सुबह कौन सी वाली मीटिंग थी इंद्रानी मुखर्जी की? वेल ये मीटिंग थी संजीव के साथ ही, उसी की गाड़ी में बाहर पे ही. तो संजीव ने अलेजेडली इंद्रानी मुखर्जी को बोला कि 2 लोगों को मारना और उनकी बॉडी को ठिकाने लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हम 3 लोगों के लिए, तो पहले अभी हम मिखाइल को छोड़ देते हैं, पहले हम शीना की बॉडी को ठिकाने लगाते हैं. टू विच इंद्रानी मुखर्जी अग्रीड, क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा भी वेट नहीं कर सकते थे कि मिखाइल बेहोश हो और फिर हम कुछ कर सकें. श्यामवर राय ने शीना की बॉडी को डिग्गी से वापस निकाल कर बैक सीट पर उसे बिठाया. इंद्रानी ने शीना के फेस पे मेकअप लगाया ताकि अगर कोई गाड़ी के अंदर देख भी ले तो उसे ऐसा लगे कि शीना जिंदा है और बस सो रही है. और उसके बाद ये चारों निकल गए पेन डिस्ट्रिक्ट के पास जो रायगढ़ में है. एक्चुअली क्राइम के 1 दिन पहले ही, यानी ऑन 23 अप्रैल, इंद्रानी और उसका ड्राइवर पेन डिस्ट्रिक्ट गए थे ऐसी सुनसान लोकेशन ढूंढने के लिए जहां वो लोग शीना की लाश को ठिकाने लगा सकें. और 24 की रात को वो लोग उसी डिसाइडेड लोकेशन पर पहुंचे थे जहां उन्होंने शीना की बॉडी पर पेट्रोल डाला और उसकी बॉडी जला दी. इस पूरे समय इंद्रानी शीना के फ़ोन से राहुल को टेक्स्ट मैसेज कर रही थी ताकि राहुल को कुछ अनयूजुअल ना लगे. वन मोर थिंग टू ऐड ओवर हेयर इज़ कि जब बाद में ये सब कुछ बाहर आया कि ये लोग यहाँ गए थे, तो जब इंद्रानी से पूछा गया था कि तुम इतना दूर क्यों गई अपने घर से, है ना, अगर तुमने कुछ करा नहीं है तो तुम इतना दूर क्यों गए अपने घर से, तो इस चीज़ का आंसर करते हुए इंद्रानी ने पुलिस वालों से बोला, कोर्ट वालों से बोला, लोगों से बोला कि वहाँ पे मेरी एक प्रॉपर्टी है, नाउ डू मी अ फेवर एंड गो सर्च दिस एरिया. वेल अभी तो दैट एरिया इज पॉपुलेटेड बट बैक देन दैट एरिया वाज बंजर. वहाँ पे दूर पे एक रोड थी और कुछ नहीं था उस जगह पे, तो वहाँ भला इंद्रानी क्यों ज़मीन लेगी? उसने पुलिस वालों से ये बोला था कि मेरी ज़मीन थी वहाँ पे, इसीलिए मैं वहाँ पे उस दिन गई थी 1 दिन पहले, और 24 को मैं वहाँ नहीं गई थी.
दैट वॉज नॉट ट्रू। तो शीना को पेन डिस्ट्रिक्ट में जलाने के बाद वो अपने घर वापस गई, उसे देखा कि मिखाइल वहाँ पे नहीं है, उसने चिंता नहीं करी और अब वो अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जीने लगी थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर शीना के फियांसे राहुल को इंद्रानी पे शक होने लगा जब वो अगले दिन घर वापस नहीं आई। वो बहुत पूछने लगा इंद्रानी से, बहुत क्वेश्चन करने लगा अपने खुद के डैड से और बार बार या तो वो स्टोरी चेंज करते या फिर बार बार वो यही चीज़ बोलते कि शायद से शीना यूएसए चली गई है, लेकिन दैट वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि शीना का जो पासपोर्ट था वो राहुल के घर देहरादून में था। सो इट वाज जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर हर टू लीव द कंट्री, विच मेंट कि जो लास्ट आदमी जिसने देखा था उसे, इंद्रानी मुखर्जी ने, उसी को पता है कि उसकी फियांसे कहाँ है, शीना कहाँ है। राहुल ने बहुत कोशिश करी पुलिस में कंप्लेंट फाइल करने की, शीना को ढूंढने की, लेकिन जब भी जब भी क्वेश्चनिंग होती इंद्रानी मुखर्जी से और पीटर मुखर्जी से, तो दे बोथ वर वेरी इन्फ्लुएंशियल और जब भी पुलिस उनसे कुछ पूछती और जो भी वो बताते वो चीज़ पुलिस मान जाती थी। पुलिस ने इस केस में उस टाइम पे इन्वेस्टिगेशन करी ही नहीं, विच आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग कीप्स ऑन हैपनिंग इन इंडिया। समबडी शुड काउंट कि मैंने कितनी वीडियो बनाई है एंड समबडी शुड काउंट कि उनमें से कितनी केसेस सॉल्व हो जाते जस्ट अगर पुलिस उसी टाइम पे इन्वेस्टिगेशन कर देती तो। लेकिन कमिंग बैक टू दिस केस अगेन, इंद्रानी को अब लग रहा था कि यार इंडिया में बहुत कुछ होने लग गया है, लोग बार बार हमसे क्वेश्चन पूछने आ रहे हैं, बाहर भी हमारी बातें हो रही हैं, तो हम एक काम करते हैं, हम लंदन मूव हो जाते हैं विधि के साथ और वहाँ मूव होने के बाद पीटर मुखर्जी, इंद्रानी, विधि तीनों अपनी लाइफ नॉर्मली जीने लग गए। वो लोग फैमिली ट्रिप्स पे जाते, डिनर पे जाते, मस्ती मारने जाते और यहाँ मुंबई में राहुल वॉज ट्राइंग हिज हार्डेस्ट टू फाइंड शीना। राहुल इकलौता ऐसा इंसान था शीना की लाइफ में जो उसको ढूंढने की एक्चुअल में कोशिश कर रहा था। वो हर दूसरे दिन शीना के ग्रैंड पेरेंट्स, शीना के भाई मिखाइल और उसके पापा सिद्धार्थ को कॉल करता है, ये पता लगाने के लिए कि क्या शीना उनके पास तो नहीं आई या फिर शीना ने उन्हें कॉल तो नहीं किया हो। वो पीटर और इंद्रानी को भी दिन में कम से कम 3-4 बार कॉल करता था टू आस्क देम कि उन्हें कुछ पता तो नहीं है क्या। ये कॉल्स वो रिकॉर्ड भी करता था क्योंकि उसे कहीं ना कहीं ये शक था कि इंद्रानी ने ही शीना के साथ कुछ किया है और कभी ना कभी तो इंद्रानी विल स्लिप और वो ऐसा कुछ बोल देगी जिससे शीना का कुछ पता चल सके और ये साबित हो सके कि इंद्रानी इज समहाउ इन्वॉल्व्ड इन दिस। राहुल को ऐसा लगता था कि ये कॉल रिकॉर्डिंग्स पुलिस के कुछ मदद आ सकेंगी टू हेल्प फाइंड शीना। वो कितनी बार पुलिस के पास गया टू फाइल कंप्लेंट, पर एक आदमी कितनी ही कोशिश करेगा, स्पेशली जब उसे पता हो कि कोई उसकी नहीं सुनेगा। What we want to find out is if she's scared to contact us, she doesn't have to contact us, okay? We need to know where she is. If wherever, at least that she's fine and where she is. That is all. So what we have done, we have, in fact, Papa's friend, Devin Bharti, he's the head of crime branch. Okay. So we have called him just now and he said that don't report missing because we know, these, so don't report at this stage. That's all you're interested. We want to know the location, whatever. Let's find out. You give the mobile details. So we have given the mobile details. She wanted you wanted your number details, not to call you or anything, Yeah. Basically, who are the last people she has contacted? Yeah. Because from that, they can basically get a sense of the location, that if she's still in Bombay, because even from the phone, they can tell. Even if she's pulled out the SIM, they'll still be able to tell. Okay. We know that if she's in Bombay, then we know she's in Bombay or wherever, whether she's in, because I said that she's been, talking about this Nagpur thing. Now, Papa has told me she's told you something else about Nagpur. Anyway, that's neither here nor there. Because I had asked her to come and Papa was sitting there that day when I was talking to her. I had asked her to come to Goa because I'm looking for a property in Goa. I said, why don't you come along, to Goa with me for the district? Then anyway, this Nagpur thing is another new story, but that's neither here nor there. Right. So now the next step is Mr. Bharti is going to get back to us by tomorrow. And I also told Mr. Shubhadar, I said, let's see, in case she touches base with anyone, then we will see. Then, of course, his concern is only basically from an official point of view. He was actually giving his all, अगर तुम लोग रिकॉर्ड्स पढ़ते हो तो। लेकिन एक आदमी कितना ही कोशिश कर लेगा जब कोई उसकी बात ना ही सुन रहा है ना ही उसके लिए इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे सालों तक शीना को ढूंढने के बाद राहुल ने आखिर में अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वो अपनी मॉम के पास चले गया वापस देहरादून में, क्योंकि शीना के जाने के बाद, शीना के खोने के बाद वो मुंबई में नहीं रह सकता था जहाँ पे उसे बार बार शीना की याद आती हर एक जगह को देखकर। सो इंद्रानी का प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो गया था और सक्सेसफुल हो भी जाता अगर 2015 में स्वयंवर राय को पुलिस वाले ना पकड़ते तो, अरेस्ट ना करते तो। उसके कन्फेशन के वजह से ही फाइनली इंद्रानी को पकड़ा गया था। शामवर और संजीव खन्ना ने अपने क्राइम कन्फेस भी कर लिए थे, बट इंद्रानी आज तक बस यही कह रही है
कि वो किस चीज़ की कन्फेशन करे जब उसने कोई क्राइम ही कमिट नहीं करा है। तो इनफैक्ट वो ये भी कह रही थी कि शीना अभी भी जिंदा है। पर उसका ये वाला क्लेम कि शीना अभी भी जिंदा है वो तो पूरी तरह से डिनाई हो गया, डिसअप्रूव हो गया है, क्योंकि जो रायगढ़ में एशेज और बोन्स मिली थी उसके डीएनए से ये पता चला है कि वो इंद्रानी के डीएनए से मैच करते हैं और वो शीना के ही हैं। इंद्रानी और संजीव के दोनों के मोबाइल रिकॉर्ड्स भी ये चीज़ बताते हैं कि 23 और 24 को दोनों वहाँ गए थे, पेंट डिस्ट्रिक्ट में गए थे दोनों, और दोनों ही क्राइम होने के कुछ दिन पहले से ही कॉन्टैक्ट में थे। और क्योंकि क्राइम वाले दिन इंद्रानी और पीटर मुखर्जी ने जो उसका उस टाइम पे करंट हस्बैंड था, उन्होंने भी काफ़ी एक दूसरे से बात करी थी, लाइक नॉर्मल कॉल्स भी हो सकता है, लेकिन उन दोनों ने एक दूसरे से काफ़ी बात करी थी कॉल्स पे, तो इसलिए पीटर मुखर्जी को भी अरेस्ट करा गया था। इस पूरे केस में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ मैं तुम लोग को, वो ये है कि इंद्रानी ने अपनी पर्सनल असिस्टेंट काजल शर्मा को शीना के नाम से एक ईमेल आईडी बनाने को कहा था और उसे ये भी कहा था कि वो शीना के सिग्नेचर प्रैक्टिस करे ताकि वो शीना के रेजिग्नेशन लेटर पे साइन कर सके। और ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट काजल शर्मा ने खुद ही कोर्ट में दी थी। तो अगर इंद्रानी इतनी इनोसेंट है जैसा वो क्लेम कर रही है, तो उसने आखिर ऐसा करा क्यों, ऐसा क्यों कहा उसने अपने असिस्टेंट को, राइट? इट डज नॉट मेक सेंस। इंद्रानी और पीटर ने जेल में ही एक दूसरे को डिवोर्स दे दिया था इन 2019। 2020 में पीटर को बेल मिल गई थी क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी एविडेंस नहीं था। आउटरीचेस है ये सब चार्जेस आपके फादर के लगे? अगर आपको लगता है वो इनोसेंट है, उसका कोई आपको लगता है फादर आपके इनोसेंट है? See, I can't give the reasons at the moment because I don't want to compromise the case which is being investigated. Okay. But needless to say, my father is innocent. I'm pretty sure of that. I'm certain of that, in fact. And on May 18th, 2022, इंद्रानी को भी बेल मिल गई थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इंद्रानी ने 6.5 years जेल में बिताए थे और वो उसके लिए काफ़ी थे। आज इंद्रानी फ्री है। आज भी वो यही कहती है कि उसने शीना को नहीं मारा है और कभी कभी तो वो ये भी कह देती है कि शीना शायद से जिंदा है। नाउ अभी के लिए तो ये केस यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन आई जस्ट वांट टू गिव माय ओपिनियन ऑन वन थिंग, ठीक है? एंड दैट ओपिनियन इज़ अबाउट दिस वीडियो। इंद्रानी मुखर्जी के बारे में है ये। जितना मैंने इंद्रानी मुखर्जी को देखा है, जितना मैंने राहुल को देखा है, जितना मैंने पीटर को देखा है, जितना मैंने सारे लोगों को देखा है इस केस से रिलेटेड, उन सब में से अगर मुझे सबसे ज़्यादा चालाक कोई आदमी लगा तो वो इंद्रानी मुखर्जी ही है। शी इज़ द टाइप ऑफ पर्सन जो कि मेरे को बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। लाइक द पीपल दैट यू नो एंड दैट यू कैन टेल, लाइक कुछ इंटुएशन भी होता है ना एक आदमी का। नाउ मैं उसके दिमाग में घुस के तो नहीं देख सकता, लेकिन इंटुएशन होता है एक आदमी का। सो शी इज़ दैट टाइप ऑफ पर्सन जो कि मुझे पता है कि इन्होंने कुछ करा है, लेकिन दे डोंट एक्सेप्ट इट एंड आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल। अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा है तो गो एंड वॉच, डोंट वॉच डॉक्यूमेंट्री, गो एंड वॉच इंद्रानी मुखर्जी के कोई जो उन्होंने प्रेस के साथ इंटरव्यू करे हैं ना, गो एंड वॉच देम। दे आर सो, आई डोंट हैव अ वर्ड फॉर दैट, बट या यू कैन जस्ट टेल कि समथिंग इज़ नॉट राइट विद दिस लेडी। बट अगेन दिस इज जस्ट माई ओपिनियन। इससे पहले जो भी मैंने बोला था, दोज आर एक्चुअल फैक्ट्स एंड एक्चुअल स्टेटमेंट्स फ्रॉम कल्प्रिट्स या फिर जो भी उनसे रिलेटेड है। एंड ऑल्सो टू एंड दिस थिंग, आई डू फील बैड फॉर शीना, मिखाइल, उनकी पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि अगर इंद्रानी ये सब कुछ नहीं करती तो प्रॉबली राहुल और शीना दे वुड हैव मूव्ड आउट ऑफ द कंट्री और ये कुछ होता ही नहीं इंद्रानी के साथ। इंद्रानी का सीक्रेट बचा रहता, मिखाइल अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है, वो तो शादी भी कर चुका है अब, तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई डोंट नो वाई दिस हैपेंड, ठीक है? इट वॉज सच एन अननेसेसरी थिंग जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की की जान चली गई। बट विद दैट इंद्रानी मुखर्जी शीना बोरा का केस यहीं पे समाप्त होता है। बिफोर यू गो गाइस, प्लीज गो लिसन टू माई सॉन्ग SNC. It's out on every single platform. And if you like watching true crime documentaries, please subscribe to me because यही बनाता हूँ मैं यहाँ पे. And with that, I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy. Please keep your loved ones very close to you guys. And Shasta Shahrukh Khan, Misho का Shahrukh Khan is really tired now. So I hope that तुम लोग को ये पूरा का पूरा केस अच्छा लगा होगा. And I will see you in the next one. Bye bye. See you soon.